नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा। आ गया हूं आपकी मास्टर क्लास लेकर के, जिसका इंतजार था हम सभी को। करेंगे। मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर मेरे साथी आपके पास में आएंगे, जो आंसर आप मुझे देंगे ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको हैंड रेस करके जिसको वो आंसर आता है अपनी जगह पे खड़े हो जाना। फिर नलिनी आपके पास में आएंगी, माइक में आप अपना आंसर बताएंगे। आंसर बताने के बाद मैं उसको सुनूंगा और लिखूंगा। अगर वो सही है तो आपको बैठ जाना। मैम समझ गए ना आप भी? पहले ये आंसर बताएंगे, मैं सुनूंगा, लिखूंगा। इफ इट इज मैचिंग तब उन्हें बैठ जाना है और रैंडमली आपको सेलेक्ट करते जाना है। ठीक है? तो सवाल है क्या? सवाल है आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में क्या है? 1 1 0 4 0 4 2 3 2 3 6 1 6 1 5 2 5 2 6 6 5 8 5 8 7 7 7 7 7 1 3 1 3 9 1 9 1 1 3 1 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 4 3 4 5 5 5 5 0 5 0 5 डबल 9 डबल 9 2 3 2 3 और लास्ट ले लेते हैं 2 4 और 2 4। सर आ रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, अपनी आंखें बंद करके ये टेस्ट देता हूँ कि मुझे ये कितना याद है। आपको 3 काम करने हैं फ्रेंड्स, प्लीज 3 काम। पहला, मेरी मिस्टेक्स को नोट करते जाना। गलती करूंगा नोट कर लेना। दूसरा, मुझे बीच में नहीं बताना वरना टेस्ट नहीं होगा। राइट? बीच में बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट रहना, गलती नोट करनी है सिर्फ। और तीसरा, जब मैं इसे कंप्लीट कर लूं तो लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि मेरे पहली बार में कितने मार्क्स आए। 1 3 0 3 3 0 and 3 0 के बाद that should be okay. It is 3 4 5 5 3 4 5 5 0 5 9 9 2 3 2 4। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। सालों से जिसको दोहरा रहे हो, पक्का याद है। जैसे ही मैंने उसका पैटर्न चेंज कर दिया, बॉडी वही है उसकी, मैंने पैटर्न चेंज किया, उल्टा सुनाना है, आपके ब्रेन ने मना कर दिया, नो ये नहीं कर सकता। लेकिन जब आप ब्रेन साइंस यूज करते हैं तो बनती है हॉलिस्टिक मेमोरी, और इसलिए वो आपको हमेशा याद रहती है और पक्का याद होती है, कहीं से भी पूछो। और मुझे ये लिस्ट इस तरह से याद है कि अगर आप चाहें तो मैं इसे उल्टा भी सुना सकता हूँ, नीचे से ऊपर। चलिए काम करता हूँ, थोड़ा आपके नजदीक आ जाता हूँ और मैं यहाँ बीच में खड़ा हो जाता हूँ। अब इसे मैं ब्रेन में खोलता हूँ और नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, नीचे से ऊपर यहाँ जो नंबर लिखे हैं वो होने चाहिए, दैट शुड बी ओके, इट इज 4 2 3 2 9 9 7 4 9 5 2 3 और 2 3 से पहले क्या था, आ जाओ। ओके, इट शुड बी, इट इज 1 1 5 1 3 1। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मास्टर क्लास, मास्टर ऑल एग्जाम्स विद ब्रेन साइंस, द मास्टर क्लास। इसमें आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना सीखेंगे एक ही बार में। किसी भी एग्जाम में मेरिटोरियस बनना सीखेंगे, नंबर बनाना सीखेंगे, वो भी एक साइंस की मदद से। साइंस क्या होता है? देखो, ये मास्टर क्लास है और मैं हो गया आपका मास्टर जी। तो मास्टर जी के पास में कम से कम एक डंडा होना जरूरी होता है। तो डंडा अगर है तो पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, यस और नो? तो अब मैं पूरी डंडे के साथ आपकी पढ़ाई कराने वाला हूं। तो इससे पहले कि हम मास्टर क्लास की तरफ बढ़े, पहले डंडे की तरफ बढ़ते हैं। छड़ी, डंडा क्या सिखाता है ये हमको? कभी ये डर का प्रतीक होता है, डंडा है भाई उसके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कभी ये सहारे का प्रतीक होता है, हर बुजुर्ग के हाथ में दिखता है। कभी ये अनुशासन का प्रतीक होता है और क्लास में बच्चे इस अनुशासन से शासन करने लायक बन जाते हैं, जीवन में अपने सफल हो जाते हैं, अपने जीवन पर शासन करने लायक। पर इससे मुझे एक प्रेरणा और मिली और मैं आपके बीच में ये प्रेरणा, ये जो लेसन है वो लेकर के आ रहा हूँ। क्या सिखाया इसने? तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और जानते हैं आपकी मास्टर क्लास का इस डंडे से क्या लेना देना है, और आपकी लाइफ से भी, आपके एग्जाम से भी, आपकी सक्सेस से भी। हम इसको यहाँ पर बैलेंस करने का खेल खेलेंगे। आपने बचपन में डंडों को बैलेंस किया हाथ पे? किया होगा। एक बार वापस करते हैं, लेकिन आज कुछ बदलाव करेंगे। देखिए, इसके 2 पॉइंट हैं, एक टॉप और एक बॉटम। अब ये जो बॉटम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये टॉप पॉइंट है। हमने बचपन में डंडे बड़े बैलेंस किए हैं इस तरह से, लेकिन आज हम बैलेंस तो करेंगे लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे। पहले हम बॉटम पॉइंट की तरफ देख के बैलेंस करेंगे, सिंपल भाषा में नीचे देख के बैलेंस करेंगे। ये उसका नीचे का पॉइंट है, वो ऊपर का पॉइंट है, तो नीचे देखकर हम बैलेंस करेंगे। इसके लिए मैं हाथ की इन 2 फिंगर पर इसको बैलेंस करता हूं, ठीक है? और इस बैलेंसिंग में कुछ छिपा है सीखने के लिए हमारे पास। तो पहले स्टार्ट करते हैं, नीचे देख के बैलेंस करना शुरू करते हैं। हो जा भैया,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 अरे यार 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 7 से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो नीचे देख करके तो बैलेंस हो नहीं रहा है। अब काम करते हैं, ऊपर देख के बैलेंस करते हैं, बचपन वाली स्टाइल। तो एक बार देखते हैं। अब मैं ऊपर देख रहा हूं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से करना है, आप भी करके देख लो। आप घर में एक डंडा ले लो और यही काम करो। एक बार नीचे देख के बैलेंस करो, शर्त होनी चाहिए नीचे ही देखना है, फिर इधर उधर नहीं देखना है। और फिर ऊपर वाले टिप को देख के बैलेंस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने। मैसेज क्या है इसके अंदर? अब देखो, इसके अंदर दो मैसेज छिपे हुए हैं फ्रेंड्स। पहला साइंस और दूसरा दर्शन। दर्शन की बात करते हैं। दर्शन कहता है कि जिंदगी ऐसी ही है, बैलेंस करने लायक। जिंदगी को बैलेंस करना होता है, सही बनाना होता है। खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, सफलता भी होती है, असफलता भी होती है, लर्निंग भी होती है, फॉरगेटिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो बैलेंस करना होता है लाइफ को। और जिंदगी जब हम बैलेंस करते हैं तो दो तरीके हैं, या तो ऊपर देख के बैलेंस करें या नीचे देख के बैलेंस करें। तो जिंदगी में अगर आप जिंदगी को नीचे देखते रहोगे हमेशा, तो वो बैलेंस नहीं होगी। और वही अगर आप ऊपर देखोगे तो बैलेंस हो जाएगी। यानी लाइफ में कभी नीचे नहीं देखना चाहिए। हो गया जो हो गया, बीत गया जो बीत गया, हमेशा ऊपर देखो, हमेशा बड़ी सोच रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अब साइंस की बात करते हैं। साइंस क्या है इसमें? देखिए, जब हम इसको बैलेंस कर रहे थे, तो हम जब नीचे देख रहे थे तो हमारा जो देखने का दायरा था वो बहुत छोटा था। यानी कि ब्रेन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था इसकी प्रॉपर बैलेंसिंग को, क्योंकि हम बहुत छोटे दायरे में देख रहे थे। और एक तरीका था ये, लेकिन वो गलत तरीका था। उस गलत तरीके की वजह से काम करने के बावजूद भी, एफर्ट्स के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। हम में से कई लोग एग्जाम्स देते हैं, तैयारियां करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, रोज कहते हैं यार मैं तो रोज 8 घंटों मेहनत कर रहा हूं, सक्सेस नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही ऊपर देखा, यानी तरीका बदल दिया, गलत को सही तरीके में बदला, साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया, जहां पर प्रेडिक्शन का दायरा बढ़ गया ब्रेन का, और ब्रेन ने इसको बेटर बैलेंस किया। यानी अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या लाइफ में सक्सेस के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ एफर्ट काफ़ी नहीं है। एफर्ट का राइट डायरेक्शन काफ़ी है, वो भी ज़रूरी है। एफर्ट सही डायरेक्शन में होने चाहिए, उसका साइंस पता होना चाहिए, तरीका साइंटिफिक होना चाहिए, तरीका नया और तरीका इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा होगा तो आप लाइफ, पढ़ाई, सक्सेस बेटर बैलेंस कर पाएंगे। यहां तक तो हो गई बात, समझ में अच्छे से आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। मास्टर क्लास विद ब्रेन साइंस। तो यहां से अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की पढ़ाई। मास्टर जी के डंडे की जगह हाथ में है पेन। बहुत जरूरी बात समझाने जा रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक लिखा हुआ है, वाई डू सम पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। यानी कि कुछ लोग पर्वत चढ़ जाते हैं। इस पूरी फ्रेज में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको कौन सा लग रहा है? वाई डू सम पीपल क्लाइंब या माउंटेन्स। कुछ लोग कहेंगे देखो भैया माउंटेन होना चाहिए पहले, यानी मंजिल दिखेगी तो ही तो चढ़ेंगे, मानता हूं। कुछ लोग कहेंगे क्लाइंबिंग इंपॉर्टेंट है, एफर्ट डालेंगे तभी तो सक्सेसफुल होंगे, मानता हूं। लेकिन मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर सम। पर्वत तो आपके आसपास होंगे ही, माउंट एवरेस्ट तो वही है, सालों से वही है। कुछ लोग चढ़ते हैं, चढ़ हर कोई सकता है। आप चाहें तो आप भी चढ़ सकते हैं, आप चाहें तो आप भी आईएएस बन सकते हैं, आप चाहें तो आप भी एनडीए क्लियर कर सकते हैं, आप चाहें तो आप भी मेरिटोरियस हो सकते हैं, आप चाहें तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप चाहें तो आप सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन चाहे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन करते कुछ लोग हैं, सम पीपल। माउंट एवरेस्ट आप भी चढ़ सकते हैं, मैं भी चढ़ सकता हूं, ये भी चढ़ सकते हैं, हर कोई चढ़ सकता है। हिलेरी तेंजिंग भी चढ़ सकते थे, चढ़ गए। आप चढ़ सकते हैं, हम चढ़ सकते हैं, पर हम चढ़ते नहीं हैं। कुछ लोग वो करते हैं, जो मंजिल सबको दिख रही होती है उस मंजिल को हासिल कुछ लोग करते हैं। वो 1% लोग ही होते हैं। उनके अंदर सक्सेस का एक एक्स फैक्टर होता है, या फिर वो जनरेट करते हैं उसको,
उनमें एक पैशन और जिद होती है। तो कुछ लोगों में हमें आना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो फॉर ऑल नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए ही है। यानी क्लियर करने के लिए तो कुछ लोग ही आएंगे, एग्ज़ाम में बैठने वाले बहुत हैं। 8 लाख बैठेंगे, 5 लाख बैठेंगे, वो सब वो है जिनको माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, लेकिन कुछ चढ़ जाएंगे। आप उसमें से एक होने वाले हैं, क्योंकि हम साइंस भी यूज़ करेंगे, पैशन भी यूज़ करेंगे, इमोशन भी यूज़ करेंगे, टेक्निक भी यूज़ करेंगे, नए अंदाज में करेंगे। इमेजिन करो कि अगर माउंट एवरेस्ट पर फतेह करनी है और आपके पास आधुनिक टूल आ जाए, आपके पास ऐसी चीज़ें हों जिससे आपकी स्पीड 10 गुना बढ़ जाए, तो आप जल्दी कर लेंगे ना। तो पहले तो आपके अंदर वो कुछ लोगों वाली बात होनी चाहिए, यानी मैदान नहीं छोड़ना है, करेक्शन करना है खुद में। काम जब होता है तो उसके भी रीज़न होते हैं, नहीं होने पर भी रीज़न होते हैं, गलतियां होती है, करेक्शन करते वो सही हो जाती है। वीडियो गेम की तरह होता है, एक लेवल क्लियर करते हैं, फिर गलतियां होती है, दोबारा खेलते तो वो गलती ठीक होती चली जाती है और एक दिन सारे क्लियर कर लेते हैं। तो इसको आपको एक खेल बनाना है और अपने आप को एक खिलाड़ी। मैं तो आपको खिलाड़ी बना सकता हूं, लेकिन ये जो सम फैक्टर है ये आपको चैंपियन बनाएगा। चैंपियन आप खुद बनेंगे। शक्ति इसे कहता हूं मैं, SHAKTI, शक्ति। नॉर्मली शक्ति क्या होता है? अरे भाई, जिंदगी में कुछ करना तो शक्ति होनी चाहिए, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। आज तो कुछ शक्ति नहीं है शरीर में, यानी जीवन जीने के लिए शक्ति की ज़रूरत है। तो एक शक्ति तो वो शक्ति हो गई आपकी पावर, आपकी एनर्जी, ऊर्जा, लेकिन एक शक्ति सफलता की भी है, और मैं इसी क्लास में आपको पहले शक्ति समझाऊंगा। शक्ति, SHAKTI, S for skills, H for habits, A for attitude, K for knowledge, T for time management and I for intelligence। लोग जो जल्दी सफल हो सकते हैं, लोग जिनमें खासियत होती है दुनिया के 1% लोगों में आने की, लोग जिनको देखकर दुनिया प्रेरित होती है, उत्साहित होती है, उनमें ये शक्ति होती है। आप अपने एग्जाम की तैयारी से पहले शक्ति विकसित कर लीजिए। इस शक्ति के अलग अलग, ये एक एब्रिविएशन है, इसके अलग अलग मीनिंग है, फुल फॉर्म्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है A फॉर एटीट्यूड, यानी इरादा। इच्छा और इरादे में फ़र्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं हो सकता है। और जब भी दबाव पड़ता है ज़िंदगी में, इच्छाएं कमज़ोर पड़ जाती है, इरादे और मजबूत हो जाते हैं। आपको IAS बनना है, आपको अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको मेरिटोरियस बनना है, आपको सफल होना है, ये आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। दुनिया के सभी लोगों की इच्छाएं कॉमन है, सक्सेस, हैप्पीनेस, नेम, फेम, मनी। दुनिया में जितने लोग रहते हैं सेम इच्छाएं हैं सबकी, लेकिन सफल वो सारे नहीं होते, उनमें से 1% होते हैं, क्योंकि उन 1% में उन इच्छाओं को इरादे में बदलने का एटीट्यूड होता है। तो आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने इरादा कर लिया, अब तो IAS बन के रहूँगा, साहब सीख गया, मज़ा आ गया, अब तो मैं मतलब पहाड़ चढ़ जाऊँगा, मैं सफल बन के रहूँगा, ये जिद आपने कर ली, इरादा मजबूत कर लिया, गलतियाँ सुधारने के अंदर आपने अपने आप को तैयार कर लिया। उसके बाद क्या है? केवल सोचने से नहीं होगा कि मैं हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट बनूंगा। इरादा कर लिया आपने, मानता हूँ मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊँगा, पर क्या नंगे पर चढ़ जाओगे? क्या बिना सामान लिए चढ़ जाओगे? क्या आपको नॉलेज नहीं है एवरेस्ट कैसे चढ़ते हैं? उस चढ़ जाओगे? नहीं चढ़ पाओगे, फेल हो जाओगे उसके अंदर, आप नुकसान हो जाएगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, जिंदगी भी खराब हो सकती है। इसीलिए एटीट्यूड के बाद अगला फैक्टर आता है K फॉर नॉलेज, यानी ज्ञान इकट्ठा करना। ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान इंसान का तीसरा नेत्र है, वो ज्ञान इकट्ठा करना। ज्ञान से आपको वो दिखता है जो आपको इन दोनों आंखों से भी नहीं दिखता है। मंगल ग्रह पर क्या है, सूरज कैसा है, किस जगह ठंडक है, ये सब आप जाके नहीं देख के आए हो कि हमारे पोल्स पे क्या है, कौन से कंट्री में क्या हो रहा है। ज़रूरी नहीं हम सब जगह जाके देख के आए हैं, इन सब को आपने कहीं पढ़ा, सुना या आपने उसका नॉलेज लिया है। तो ज्ञान से हमें तीसरा नेत्र मिल जाता है। तो जब आप अपनी पढ़ाई का ज्ञान लेंगे, क्या सिलेबस में आएगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इन्हें कितना समझना है, कैसे याद करना है, क्या सीखना है, क्या अवॉइड करना है, ये नॉलेज आपके अंदर ज़रूरी है। यानी कि ज्ञान का भंडार के लिए पुस्तकें हो सकती है, आपके पास यूट्यूब के वीडियोस हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकती हैं, नोट्स हो सकते हैं, या कहीं आप कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ से मिला हुआ आपको मटेरियल हो सकता है। ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन वो किताबें, वो ज्ञान का कलेक्शन करने से कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में हर एक इंसान को ये ज्ञान है, ये बोध है, ये नॉलेज है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी हेल्दी होती है। सबको ये पता है योग करना अच्छा होता है,
सबको ये पता है सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना अच्छा होता है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि मॉर्निंग वॉक सुबह जाने से हेल्दी होती है, हमारी बॉडी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है? सबको पता है ना, पर कितने लोग जाते हैं? तो केवल नॉलेज होने से कुछ नहीं होता। हर आदमी जानता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये नॉलेज तो उसके डब्बे पर ही लिखी हुई है। हर आदमी जानता है कि फास्ट फूड ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होगा, यानी हमारे जीवन के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी नॉलेज है, फिर भी जीवन में बुरा ही बुरा हो रहा है। उसका कारण है केवल नॉलेज नहीं, उस नॉलेज को हैबिट में बदलना पड़ेगा। जो सही नॉलेज आपको मिली है, अगर आपको किताब मिली है तो आपको रोज नोट्स पढ़ने की, उसको रिवाइज करने की, उस पर टेक्निक्स यूज करने की, अपनी लर्निंग को अच्छा करने की, अपनी डेली स्वाध्याय करने की, सेल्फ स्टडी करने की हैबिट होनी चाहिए। सुबह मॉर्निंग वॉक में जाने की हैबिट होगी तो वो मॉर्निंग वॉक फायदा करेगी। तो हैबिट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इसका फॉर्मूला दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 7, 21, 90, 180। 7 दिन में हम अपने इच्छा और इरादे को नॉलेज के साथ जोड़ करके एक मन बनाते हैं कि अब ये रेगुलर करेंगे हम। जैसे पहले 7 दिन आपने मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट किया, दुविधाएं 8वें दिन से आना शुरू होती हैं। उसके बाद अगर आपने 21 दिन तक उसे कर लिया, हर थकान के बावजूद, हर आलस के बावजूद करते चले गए, तो 21वें दिन हैबिट फॉर्म हो जाएगी। यानी कि 22वें दिन से आपको वो थकान नहीं होगी, आपको वो जाना बुरा नहीं लगेगा, आपके अंदर आलस आना बंद हो जाएगा। यानी अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस बनना, नोट्स रेडी हैं आपके, तो पहले 7 दिन आप में जोश होता है। उसके बाद 8वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक आपके अंदर आलस आना स्टार्ट होता है, आपके अंदर एक अलग तरह की लेजीनेस या ड्राउजीनेस आ सकती है, आप में काम को टालने की प्रवृत्ति आ सकती है। आमतौर पे मैंने जितने एस्पिरेंट्स देखे उनमें से 90% में प्रॉब्लम देखी है। 7 दिन तक पूरे जोश में रहते हैं और उसके बाद वो मोटिवेशन 8वें दिन से डाउन हो जाता है। अगर आपने 7वें दिन से 21वें दिन तक वो जोश कायम कर लिया, अगर आपने 7वें दिन से 21वें दिन तक वो आपका मोटिवेशन मेंटेन कर लिया और किसी भी तरह से उसको करते चले गए, तो 22वें दिन से आपको स्वाध्याय करना 2-3 घंटे 5 घंटे जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं वो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको कंफर्ट फैक्टर आ जाएगा उसके अंदर। यानी कि वो एक हैबिट बनेगी। नॉलेज से कुछ नहीं होता, हैबिट से होता है। और जब वो हैबिट फॉर्म होगी तो 90 डेज तक करते रहेंगे तो वो स्किल बनेगी, यानी कि वो रूट हो जाएगी। फिर आपको उसको करने में मजा आने लगेगा, फिर आपको 4-4 किताबें 1 महीने में पढ़ने में अलग सा आनंद आएगा। आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको नोट्स समझ में आने लगेंगे। किताब के 4 पेज से आप बता दोगे कि किताब अच्छे राइटर की लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, इसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये इंटेलेक्ट डेवलप हो जाएगा, ये स्किल बन जाएगा आपको एक अच्छे रीडर की तरह, अच्छे स्टूडेंट की तरह, अच्छे एस्पिरेंट की तरह। आपके अंदर एक पढ़ने वाला विजेता जन्म लेगा। और फिर अगर आप वो 180 डेज यानी 6 महीने तक कर लो तो उसके बिना फिर आप नहीं रह सकते। यानी कि 180 डेज तक अगर आपने अपनी नॉलेज को हैबिट के साथ जोड़ लिया तो 6 महीने बाद आपसे रहा नहीं जाएगा कि आप 5 घंटे पढ़ नहीं रहे, आपसे रहा नहीं जाएगा कि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। यानी वो चैंपियन आपके अंदर परमानेंट हो जाएगा। आपका एग्जाम आपका इंतजार कर रहा होगा, आप एग्जाम का इंतजार कर रहे होंगे, आपको पहले ही पता होगा कि आपका एग्जाम का रिजल्ट क्या होना है, आपको पहले ही पता होगा कि आप सफल होने वाले हो। तो ये 6 महीने का खेल है बंधुओं, लग जाओ इसके अंदर। जब आप स्किल्ड हो जाते हो कोई भी चीज, मम्मी अपन पहले दिन खाना बनाते हैं, कोशिश करते हैं खुद बनाएंगे, नॉलेज लेते हैं कैसे बनाना है, उसके बाद में जब उसकी हैबिट में आते हैं तो खाना बनाना हमें आसान लगता है, और जब स्किल्ड हो जाते हैं तो खाना बनाना अच्छा लगता है। फिर आपके लिए चुटकियों का खेल होता है। तो वो जो स्किल्स हैं, जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो 6 महीने चले जाते हैं, उनसे फिर जिम जाए बगैर नहीं रहा जाता है, वो हैबिट हटती नहीं है उनकी। तो ये हैबिट फॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। हैबिट को डिलीट करना, आप मान लो आपको कोई बुरी आदत छोड़नी, उसका भी तरीका यही है। पहले 7 दिन पूरी तरह से ताकत लगाओ, फिर 21 दिन तक उसे मत करो, उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आप 3 महीने तक उसे मत करो, वो हैबिट डिलीट होना शुरू हो जाएगी, और 6 महीने बाद आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यानी आप अगर आप में कोई ख़राब हैबिट है किसी भी तरह की, सिगरेट पीने की, लिकर की, या कोई भी XYZ, और आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, किसी इंसान से लेकर के किसी चीज़ को, किसी बुरी आदत को, किसी बुरे घटना को भूलना चाहते हो, तो ये तरीका है। ये फॉर्मेशन का तरीका भी है और डिफॉर्मेशन या फिर डिलीट का तरीका भी है। बताइए ना, बढ़िया बात, नोट कर लो भैया। अब आता है T फॉर टाइम मैनेजमेंट। जब आप स्किल्ड होते हो तो जो टाइम पहले लग रहा था वो मैनेज हो जाता है। जैसे कि आजकल आप दिन भर में क्या करते हो, आपको पता रहता है। मम्मी कैसे करती है, सुबह 15 मिनट में खाना बना देंगी, 1 घंटे के अंदर कपड़े हो जाएंगे,
9 बजे तक सारा घर सेट कर लेगी। तो ये टाइम मैनेज हो गया क्योंकि स्किल्ड है इसलिए। तो जब आप अपनी पढ़ाई को टाइम मैनेजमेंट में बदलोगे, यानी कि आप अपनी पढ़ाई के टाइम को अपने लेवल पे मैनेज करने लग जाओगे, आपके अंदर एक चैंपियन आ जाएगा। जो किताब आपको दिखेगी आपको पता लगेगा ये मैं 18 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, ये मैं 25 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, 10,000 क्वेश्चंस ये मैं 2 महीने में कर लूंगा। ये टाइम आपके कंट्रोल में आ जाएगा। टाइम ही सफलता है, टाइम ही पूंजी है, टाइम ही सब कुछ है। टाइम आपके कंट्रोल में आ गया, टाइम को कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया, आप एक टाइम मैनेजर बन गए तो सक्सेसफुल बन गए, आप अपनी लाइफ के मैनेजर बन जाओगे। तो फिर जो जिसमें 10 घंटे लग रहे थे उसमें 5 घंटे लगेंगे। उस 5 घंटे में साइंस लगा दी, ब्रेन साइंस जो हम सिखाते हैं, तो उसमें 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटे बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। जब आप कार चलाने में स्किल्ड हो जाते हो तो 100 किलोमीटर की दूरी आपकी 2 दिन पैदल में होती है, वो कार से 2 घंटे में हो जाती है, क्योंकि आप स्किल्ड हो गए तो टाइम मैनेज हो गया। तो आपको पता कितनी देर में जाकर आना है। अब ये टाइम मैनेज हो जाता है, यानी अगर आप किसी काम को कम टाइम में या अपने टाइम के अनुसार अपनी मर्जी से कर सकते हो तो फिर आप इंटेलिजेंट हो और आप में इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। इस दुनिया में सफल लोग कौन है? सारे सफल लोग, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, और चाहे वो कोई बहुत बड़े राइटर हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कोई भी है जो सुपर सक्सेसफुल है। सुपर सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं। जो सुपर सक्सेसफुल है उन सब में एक कॉमन बात है, वो सब इंटेलिजेंट है। वो अपने दिमाग को कंट्रोल करके चलते हैं, उनमें ये शक्ति होती है। आई थिंक आपको ये शक्ति समझ में आ गया है, ये शक्ति आपको अच्छे से मज़ा आ गया है इसके अंदर। तो ये शक्ति आपके अंदर डाल लीजिए और शुरू करते हैं इस शक्ति से हमारी आज की मास्टर क्लास के वो टॉपिक जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो 5 मेथड जो जीके, जीएस या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को आसान बनाएंगे। तो पहले तो क्या किया आपने? शक्ति डेवलप की, उसमें इनोवेशन, उसमें इंटेलिजेंस, उसमें साइंस, उसमें ब्रेन साइंस अब डालना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? इस मास्टर क्लास का लक्ष्य क्या है? पढ़ाई का टाइम बढ़ा करके एग्जाम क्लियर करना या अच्छे मार्क्स लाना तो हर कोई एडवाइस करता है, हर कोई सिखाता है। पढ़ाई का टाइम घटा करके अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं। अगर आप दूसरों की तरह दौड़ते रहोगे तो ज़्यादा तेज दौड़ने वाला, जो पहले से आ गई है वो दौड़ने वाला, या जो आपसे ज़्यादा समय तक दौड़ रहा है वो हमेशा आगे रहेगा। लेकिन अगर आप दौड़ने वालों से अलग हो जाएं, आप कार ले आओ, आप बाइक ले आओ, अब आपका कंपटीशन दौड़ने वालों के साथ खत्म हो जाएगा। आइदर यू बी द बेटर ऑफ द बेस्ट और यू बी द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। या तो सबसे आगे हो जाओ या सबसे डिफरेंट हो जाओ। तो अच्छा तरीका क्या है? ब्रेन साइंस कहता है डिफरेंट हो जाओ। हमें दौड़ने वालों की परवाह ही नहीं है। दौड़ने वाला अपने से तेज दौड़ने वाले से कंपटीशन करेगा। आपके पास कार है, आपके पास इंजन है, आपकी स्पीड ऑलरेडी 100 किलोमीटर की चल रही है, वो ज़्यादा से 30, 35, 40 किलोमीटर तक दौड़ेगा, कोई रात को भी दौड़ेगा, लेकिन आपसे पीछे रहेंगे क्योंकि आप विज्ञान का इस्तेमाल करने वाले हो। विज्ञान समय को बचाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण समय की और प्रयासों की बचत करता है। ये कॉमन सेंस की बात है, आपने मेरे उसमें भी देखा होगा। लेकिन अब हम अपन आते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है कि आपके एग्जाम की तैयारी साइंटिफिक तरीके से, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपका जो पेपर है जीके जीएस का, उसके अंदर किस तरह के पार्ट्स आते हैं, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो फैक्ट्स आते हैं, उन्हें याद करने के लिए साइंस की टेक्निक्स, जिससे वो कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर हो और आपको रटने दोहराने से आज़ादी मिले। आपको बार बार एक ही टॉपिक को रिवाइज करके आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, बल्कि हर बार नए टॉपिक में इन्वेस्ट हो गया ना ज्ञान बहुत सारा। लक्ष्य क्या है हमारा? आपकी भूलने की प्रॉब्लम सॉल्व करना, रटने को दूर करना, साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करना। इस मास्टर क्लास का लक्ष्य ये है। बाकी बहुत सारी मेरी क्लासेस आती रहेंगी। आप मुझसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हो, जिसके बारे में बार बार बता रहा हूँ कि इस मास्टर क्लास में आपको नीचे एक व्हाट्सअप नंबर फ्लैश होगा, जिसके अंदर आप अगर हमसे आगे जुड़ना चाहते हैं, और मेरी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है 5 डेज़ की, उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड द नेक्स्ट क्लास, तो पॉसिबल है वो। चलिए, तो हमारा लक्ष्य क्या है? टाइम घटा करके अच्छे मार्क्स लाना। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्तों? सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे कन्फ्यूजन्स क्या है, क्योंकि पढ़ाई में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब कन्फ्यूजन खत्म होंगे। फ्रॉम कन्फ्यूज टू कॉन्फिडेंट आपको बनना है। हमारे कन्फ्यूजन ये है कि पढ़ाई के अंदर 4 डायमेंशंस होते हैं। पढ़ना होता है, लिखना होता है, समझना होता है और याद करना होता है। लेकिन हमें 3 ही आते हैं, पढ़े कैसे, लिखे कैसे और समझे कैसे। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत तरह की टेक्स्ट बुक्स हैं, नोट्स हैं। लिखने के लिए आपके पास में बहुत सारे तरह के उपकरण हैं, जैसे आप
टाइपिंग करके लिख सकते हैं, आपके पास पेन है, कॉपी है, या फिर आप नोट्स बनाते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। कई तरह की स्किल्स आपको सिखाई जाती है। समझने के लिए आपके पास टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, आपके पास में समझने के लिए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, आपके पास में समझने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, कोई ना कोई गुरु है, कोई फ्रेंड है, स्कूलों में टीचर समझाते हैं, इंस्टीट्यूट पे फैकल्टी समझाती है, दुनिया भर के जो टीचर्स हैं वो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो चौथा पार्ट है सेल्फ स्टडी, जो भी हमने पढ़ा लिखा समझा है, जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो हमें उसको रिवाइज करना पड़ता है, हमें खुद अपने ब्रेन में उसको परमानेंट करना होता है, हमें खुद उसे याद करना होता है, हमें खुद उसका स्वाध्याय करके उसको पक्का करना होता है। पक्का कराने की जिम्मेदारी कोई लेता नहीं, स्वाध्याय कराने की जिम्मेदारी कोई लेता नहीं, और स्वाध्याय करने के, पक्का करने के, याद करने के तरीके कोई बताता नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने इस पर 20 साल काम किया है और आज मैं उसका सार आपके बीच में लेकर आया हूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? देखिए, हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। कभी चाबी भूल गए, कभी पेन भूल गए, कभी कोई सामान कहीं रख के भूल गए, कभी किसी का नाम भूल गए, कभी कोई काम भूल गए। ये होता रहता है हमारे लाइफ में। पर आपने नोटिस किया कि हम पढ़ाई को ज़्यादा भूलते हैं, हम पढ़ाई की चीज़ों को ज़्यादा भूलते हैं, हम रटते हैं, दोहराते हैं, उसके बावजूद भी भूलते हैं। हम किसी बार को एक बार पक्का कर ले फिर भी भूलते हैं। हमारी ज़िंदगी की 20 साल पुरानी ऐसी बातें जो कभी आपने रिवाइज नहीं करी, फिर भी आपको आज तक याद है। वो अच्छी मेमोरीज भी हो सकती है और बुरी भी। और पढ़ाई में 4 दिन पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी मालूम नहीं, 4 दिन पहले किताब के अंदर वो पैराग्राफ में क्या लिखा था मालूम नहीं। तो हम आमतौर पर पढ़ाई को ज़्यादा भूलते, जबकि मेहनत पढ़ाई पर ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा याद करने की कोशिश हम पढ़ाई को करते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ाई को ही भूलते हैं। ये मैंने कैच किया। तो कई चीज़ें तो हम ना भूलें, इस डर से हमें एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है कि भैया एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी गाइड मुझे याद करनी है, सारे क्वेश्चंस मुझे याद करने हैं, इनमें से कहीं से भी आ सकता है। एक तो याद नहीं होता, रटना बोरिंग होता है, रुचि आती नहीं है, और किसी तरह से अगर हमने रट रटा के याद कर भी लिया, हम लास्ट मोमेंट तक, मैंने देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी और एग्जाम सेंटर्स पर भी ऐसा करते जैसे कोई पता नहीं यही क्वेश्चन आने वाला है, पूरी गाइड लेके एग्जाम को हॉल में घुसने से पहले तक पन्ने पलट रहे होते हैं, दोहरा रहे होते हैं। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले तक इतना डर होता है चेहरे पे कि पूरे साल में कभी मंदिर नहीं गए, उस दिन धार्मिक हो जाते हैं, उस दिन सारे भगवान याद आ जाते हैं, उस दिन हर मंदिर में हम प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं। क्यों? हमें डर होता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं मैं भूल ना जाऊं, और इस डर से कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट तक याद करते रहते हैं। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले भी कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। करते हो ना ऐसा? एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, पेपर खोलते हैं, भगवान का नाम लेके खोलते हैं। कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये बाहर तक याद था, अब याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अरे इसमें 10 पॉइंट्स हैं, ये तो मुझे ध्यान है, पर 4 पॉइंट ही याद आ रहे, 6 कहाँ चले गए? अबे यार, इसकी कोई स्टार्टिंग बता दे, इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही है, स्टार्टिंग क्या थी इसकी, और ये सारे एमसीक्यूज कर रहे थे, अभी तो थोड़ी देर पहले किए थे, कंफ्यूज कैसे हो रहा हूँ उसके अंदर। फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं, डायग्राम की लेबलिंग याद नहीं आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यूज याद नहीं आ रही है, हिस्ट्री के डेट्स याद नहीं आ रही, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। और ये जो भूलना है, यही आपके एग्जाम का फेलियर तय करता है, और अगर आप ना भूले एग्जाम के अंदर तो आपकी सक्सेस तय करता है। लोग सफल कब होते हैं? जो उनको क्लासरूम के बाहर आता था वो अगर क्लासरूम के अंदर भी आता है तो वो सफल हो जाते हैं। क्लासरूम के अंदर जो मिस्टेक्स होती है, गवर्नमेंट खुद ये मान के चलती है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 65% कट ऑफ मार्क्स है, 70% कट ऑफ है, 50% कट ऑफ है। क्यों मान रही है? वो खुद मानती है कि इतना उनको याद नहीं आने वाला है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 30% बच्चा भूलेगा ही, या उसमें वो मिस्टेक करेगा, वो मान रही है। अगर वो 100 की जिद करके बैठ जाए तो एक भी सिलेक्शन नहीं होगा फिर तो। इसीलिए वो बिरले हैं जिनका गवर्नमेंट एग्जाम भी 100 आउट ऑफ 100 क्लियर हो रहा है, और आप ऐसे बिरले बनो मत। पढ़ो ये 90 के चक्कर में, 75 के चक्कर में, कट ऑफ के चक्कर में। तैयारी अपनी 100 रखो क्लासरूम के बाहर भी, और 100 रखो क्लासरूम के अंदर भी। इसके लिए साइंस को यूज करो, जो आपकी नजरों से गुजर जाए, जो आप एक बार पढ़ लो वो आपको याद रहे। है होता है ना ऐसा? क्लासरूम में भूल गए थे, बाहर निकलते ही वापस याद आ रहा होता है। हुआ या नहीं हुआ ऐसा? यानी वो ब्रेन के अंदर ही है, वो उस वक्त याद नहीं आया आपको। फोबिया की वजह से हो सकता है, कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है, लॉन्ग आंसर्स थे इस वजह से हो सकता है, फैक्ट्स की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर गलत तरीके से याद करने की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेटा होने की वजह से हो सकता है। कोई भी रीज़न हो, मेन एक बात है कि आपको टाइम पर याद नहीं आया, बाहर याद आ रहा है, अब क्या करोगे उसका? अंदर आता तो 5 मार्क्स मिल जाते। टाइम पर याद ना आना
इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं लॉस ऑफ रिकलेक्शन, लैक ऑफ रिकलेक्शन। ये रिकलेक्शन एक साइंस है। आपका जो एग्जाम है, आपकी जो सफलता है, उसका दूसरा नाम है रिकलेक्शन, यानी कि टाइम पर याद आना। आपको जंगल में हो, सामने भेड़िया आ गए, शेर आ गए, आपका टाइम पर हथियार आपको मिल गया, आपका हथियार टाइम पर आपने चला लिया, तो आप बच गए। समय पर मिलना चाहिए। आपका खुद का एटीएम कार्ड है, आप पैसे निकालने जा रहे हो, एटीएम कार्ड का पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, टाइम पर याद नहीं आ रहा, आपका खुद का एटीएम कार्ड आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपका खुद का अकाउंट आपको अलाउ नहीं कर रहा है। तो जो टाइम पर याद आएगा, जो समय पर मदद होगी, जो ब्रेन समय पर काम करेगा, वही सफल बनाएगा। तो टाइम पर याद कैसे आए, ये आपको ब्रेन साइंस सिखाएगी। हाउ टू रिकलेक्ट ऑन टाइम, रिकलेक्शन का साइंस है ये। यहां तक क्लियर हो गया। अपनी पढ़ाई में जब तक आप रिकलेक्शन ना सीखो ना, किसी भी कोचिंग पे, किसी भी इंस्टीट्यूट पे, किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी एप्लीकेशन पे, कहीं पर भी आप ये मान के चलना 80% टाइम बर्बाद होने वाला, क्योंकि उसमें आपको बार बार रट्टे मारने हैं, बार बार दोहराना, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो करनी पड़ जाएगी। कैसा हो कि आपको पढ़ाई करना पसंद आने लगे, पढ़ाई इंजॉय करें आप। इसमें दो फैक्टर है दोस्तों। एक, स्टूडेंट, एक बचपना आपके अंदर होना चाहिए। वीडियो गेम खेलने जैसी जो ललक होती है वो पढ़ाई में कैसे आएगी, उसके लिए पहले तो आपको अंदर एक बचपना होना चाहिए। दूसरा, आप में जिद होनी चाहिए। और तीसरा, आपके पास में साइंस होना चाहिए, जो मैं देता हूँ आपको। दो बातें बताऊंगा, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ब्रेन आपका एक ही है पर फंक्शन दो हैं इसके। हमारा अगला टॉपिक है पढ़ाई कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन साइंस पहले ब्रेन को समझाने का काम करता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट। आपका ब्रेन जब पढ़ाई कर रहा है, जब एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये दोनों ब्रेन अपना अपना काम कर रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल मेमोरी को स्टोर करता है और लॉजिकल होता है नेचर में। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन, और राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है और साथ साथ में विजुअलाइज करना जानता है। वैसे तो इनके कई अलग अलग फंक्शन है। इसके अंदर लीनियर भी होता है, कंप्यूटेशन भी होता है और फैक्ट्स भी होते हैं। और राइट ब्रेन के अंदर क्रिएटिविटी भी है, विजुअल भी है, इमोशन भी है। बट जो आज की मास्टर क्लास है उसके अकॉर्डिंग मैं आपका समय बचाते हुए मेजर फीचर पे आते हैं। आपकी पढ़ाई के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉजिक, दूसरा होता है फैक्ट। लिख लीजिए इसको। लॉजिक मतलब वो टॉपिक जिसको समझने के बाद दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैथमेटिक्स है, समझने में ज़्यादा टाइम लगता है और रटने में कम, क्योंकि रटना पड़ता ही नहीं उसको। फिर उसकी कमाल की बात यह है कि जो आप अपने सेल्फ स्टडी में या क्लासरूम में जो वैल्यूज़ के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में वैल्यूज़ बदल के आएगी, क्योंकि वहाँ आपके समझ का टेस्ट है, आपके लॉजिक का टेस्ट है। और जो फैक्ट है, देखो मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन 6 तरह के होते हैं। 2 तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, जिसके लिए उनको समझना, आपका फोकस रहना चाहिए, उसको समझना है मुझे। और जो 4 तरह के क्वेश्चन है वो होते हैं फैक्चुअल, जहां आपका फोकस होना चाहिए कि उनको याद करना है। तो लॉजिक में समझ विकसित करनी है, उसको भी विजुअलाइज करना है, उसमें भी क्रिएटिव होना है और समझे हुए पार्ट की प्रैक्टिस करनी है। और जो फैक्ट्स हैं उसके अंदर उसको विजुअलाइज करने के साथ साथ याद करने के लिए आपको उसमें टेक्निक लगा करके उसका रिविजन करना है। समझ में आ गया ये? अब मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। हमारे राजस्थान में तो जब गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तो नकल पकड़ने के लिए अलग से उड़नदस्ते आते हैं। नकल रोकने के लिए सरकार बजट बनाती है, नकल रोकने के लिए, चीटिंग को रोकने के लिए, कॉपी जो पहले से पेपर आउट हो रहे हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए उसके निरोधक दस्ते बनते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। नकल करता क्यों है आदमी? मैं आपको वो सीक्रेट बता रहा हूँ। अगर वो गवर्नमेंट तक पहुँच जाए और गवर्नमेंट थोड़ा सा वो कर ले तो करोड़ों रुपये बचेगा और कोई बच्चा नकल करेगा ही नहीं। उसको ये बात समझ में आ जाएगी। नकल क्यों करते हो? नकल कैसे करते हैं? देखो, आपको ये पता है कि ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं पर ये मुझसे याद नहीं हो रहे, तो वो इंसान क्या करता है, उस टॉपिक को जो ब्रेन में नहीं रख पा रहा तो कहीं और रखता है। जैसे कि उसके खर्रे फर्रे बना लेता है, उसे कहीं छुपा लेता है, कोई जुगाड़ करके एग्जाम टाइम में बुक ओपन कर लेता है। यानी उसको पता है कि ये टॉपिक है और ये आ सकता है, और ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं पर वो याद नहीं हो रहे, वो रिटेन नहीं हो रहे, वो समझ नहीं आ रहे, वो ब्रेन में परमानेंट नहीं हो रहे। तो इस वजह से इंसान को जो पहले से ये तो पता है कि यही सिलेबस है मेरा, पर वो सिलेबस ब्रेन में नहीं रख पा रहा है, इस वजह से उसे कहीं और रख करके नकल का जुगाड़ बनाता है। राइट? अगर उसको ब्रेन में रखना ही आ जाए, अगर उसको ये पता पड़ जाए कि हजारों मूवीज की तरह, हजारों प्लेसेस की तरह जहां जहां मैं आज तक गया हूं, हजारों लोगों की तरह जिनसे मैं आपको मिला हूं आज तक, उनकी तरह ये कंटेंट भी अगर मेरी लाइफ का ही पार्ट बन जाए
और ये मुझे याद ही हो जाए, ये मुझे समझ में ही आ जाए, ये पूरे चारों डायमेंशन मेरे ब्रेन में चले जाए, तो मुझे नकल करने की ज़रूरत क्या है। अगर आपका एग्ज़ाम बाहुबली मूवी पे आ जाए, आपका एग्ज़ाम बागबान मूवी पे आ जाए, हम आपके कौन पे, या कोई भी सुपरहिट मूवी धूम वगैरह किसी पे भी आ जाए, तो आपको तैयारी कैसे करनी, मूवी देख के, और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा मैं कर लूँगा। लिखना आपको आता है, पढ़ना आपको आता है, समझ के आए हो, याद हुआ नहीं तो आपने रट करके उसको रिटेन करने की कोशिश करी। लेकिन अगर वो रिटेंशन का टेक्निक आपको मिल जाए, रिकलेक्शन का मिल जाए, तो वो याद रहेगी आपको चीज़, फिर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होगी। ये छोटी सी बात समझ जाए तो किसी को नकल नहीं करनी पड़ेगी। यानी साइंस ऑफ रिकलेक्शन पढ़ाई के साथ जोड़ दिया जाए तो नकल की प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि नकल की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी आए वो याद है उसका आंसर। ब्रेन में रखना सीखना है बुक को। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक को स्टोर करता है, राइट क्रिएटिविटी का सपोर्ट करता है, और फैक्ट्स आपको लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होते हैं। फैक्ट्स आपको समझने के बाद में याद रखने के लिए रिटेन करने पड़ते हैं। अगर आप उसको बार बार सुन करके ऑडियो कर रहे हो तो राइट ब्रेन का सपोर्ट आता है वहाँ पर। लेफ्ट ब्रेन आपका ऑडियो जो लिरिक्स हैं यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको स्टोर करता है, और उसकी जो धुन आपकी है, जैसे सॉन्ग होता है, सॉन्ग का एक पार्ट धुन होता है, एक पार्ट लिरिक्स होता है। ऐसे ही आपके आंसर के अंदर एक फैक्चुअल पार्ट है और एक उसका कोई ना कोई ऑडियो है। जैसे कि आपने रटा तो बार बार बोला 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 तो उसका एक साउंड ऑडियो ट्रैक बना आपके ब्रेन में, इसको रेजोनेंस मेमोरी कहते हैं। तो उस तरह से आप स्टोर करते हो, यहाँ दोनों ब्रेन काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये पुअर मेमोरी है, क्योंकि हमारी सबसे स्ट्रांग मेमोरी कुछ और है, विजुअलाइजेशन, देखना। हम देखी हुई बातों को प्रमाण मानते हैं, आई विटनेस कहते हैं उसको। जो देखते हैं उसको सत्य मानता है ब्रेन, इसलिए देखी हुई चीज़ों को स्टोर भी जल्दी करता है। इसी वजह से आपको पढ़ाई को विजुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, क्वेश्चन 6 तरह के होते हैं। अब आते हैं वापस उस टॉपिक पे। क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। लिखेंगे कौन, कहाँ, कब, क्या, क्यों, कैसे। वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, व्हाई, हाउ। उनमें से 4 क्वेश्चन, कौन, कहाँ, कब, क्या, ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट्स है। इनको समझने के बाद याद करना पड़ता है। इनमें समझने का पार्ट कम है, याद करने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे कंट्री कैपिटल्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, कौन सी कंट्री कौन सी लैंग्वेज है, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं, या हिस्ट्री के डेट्स हैं, राजाओं के नाम हैं, मतलब बहुत सारा कंटेंट है, वर्ड मीनिंग्स है। तो ये सारा कंटेंट जो है वो कौन, कहाँ, कब, क्या। कौन, लोगों के नाम, कौन है वो, कहाँ, प्लेसेस, कब, न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, कब उस टाइम आ गया, वहाँ पर डेट ईयर आ गया, और क्या, वो फैक्ट आ गया। तो ये सारे फैक्चुअल हैं। जैसे किसी चीज़ की डेफिनेशन कि भाई ये क्या चीज़ है, किस में काम आता है। फैक्ट के बाद लॉजिक, लॉजिक में क्यों और कैसे। जैसे अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? कॉमन सेंस से आप कह रहे हैं नीचे जाएगा, करके देखें, या फिर पक्का नीचे जाएगा ना। अब अगर ये नीचे जाएगा तो मेरा अगला सवाल है नीचे क्यों जाएगा। देखो जैसे ही मैंने क्यों बोला, आपका आंसर वहीं बैठे बैठे आप बोल चुके हो, ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। आप ये देखिए कि विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड आपके ब्रेन ने आंसर दिया, जब वो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्यों था, वाई था। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ ये जो गुरुत्व का नियम है, ये न्यूटन ने कौन से ईयर में दिया था? ये भी तो पढ़ा था। या फिर आपने पहली बार ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ये कब पढ़ा, कौन सी क्लास में? अच्छा, टू बी वेरी प्रिसाइज, कौन सा दिन था उस दिन, कौन सा वार था और कौन सी डेट थी? हक्के बक्के लग गए छक्के, क्या पता क्या था उस दिन। ये जैसे ही मैंने कहा कौन, कहां, कब, क्या, ब्रेन को ढूंढना पड़ रहा है। जब मैंने कहा क्यों, 1 सेकंड में, चाहे वो 10 साल पहले पढ़ा हो, 5 साल पहले पढ़ा हो, 5 दिन पहले पढ़ा हो, आपका आंसर सबका सेम आ गया। तो जो क्यों का नेचर है वो क्या है, अंडरस्टैंड कर लिया तो रिटेन कर जाता है, वो लॉजिक है उसके अंदर। कैसे, प्लस माइनस करना आपको आता है, फर्स्ट क्लास में सीखा था, आज भी आता है। उसी फर्स्ट क्लास में कई सारे पोएम पढ़े थे, कई सारी थ्योरी पढ़ी थी, कुछ स्टोरीज पढ़ी थी, कुछ चैप्टर भी पढ़े थे फर्स्ट सेकंड क्लास में, वो हमें याद नहीं है। तो जहां जहां कैसे, हाउ वाला पार्ट था, प्लस माइनस करना, परसेंटेज निकालना, आज तक आता है आपको। जो चीज़ आपने सीख ली, तो वाई एंड हाउ लर्निंग का बेस बनाता है, सीखने वाला पार्ट है। आपके जो एग्जाम है उसमें अगर जीके है, आपने नोटिस किया ल्यूसेंट की जीके आती है, टाटा मैग्रू हिल की जीके आती है, या कोई भी बुक जो जीके की बुक होती है, उपकार की जो करंट जीके की बुक आती है, उन सब के बाहर पेज, फ्रंट पेज पे क्या लिखा रहता है, कौन, कहां, कब, क्या।
सामान्य ज्ञान 2024, जनरल नॉलेज 2024, वेयर व्हेन व्हाट हु, फैक्ट्स। इसलिए वो पतली सी किताब भी नानी याद दिला देती है, क्योंकि वो खुद याद नहीं हो रही होती है, याद ही नहीं होती है। इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी फसलें, इतनी सारी जलवायु, इतनी मिट्टियाँ, इतने लोगों के नाम, इतने राजाओं के नाम, इतने पॉलिटिशियंस के नाम, कौन कौन से ईयर में कौन सी बैटल लड़ी गई, अरे बाप रे। क्योंकि वो एक कलेक्शन तो है पर उसका क्रैक नहीं है आपके पास। लेकिन जब हम आते हैं कौन, कहाँ, कब, क्या के साथ, क्यों और कैसे भी, तो ये सामान्य ज्ञान से बन जाता है सामान्य अध्ययन। जब आप सामान्य अध्ययन करते हो तो नॉलेज आपकी बढ़ जाती है। जब आप आईएएस की तैयारी करोगे तो आपको सामान्य अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे कि टाटा मैग्रोवेल की सामान्य अध्ययन, यूनिक पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन, वहाँ पर जनरल स्टडीज़ कहलाता है वो। उसके अंदर हम हर एक फैक्ट के पीछे का क्यों भी जानते हैं, तो उसकी रिटेंशन और अच्छी हो जाती है। पर वो वास्ट होता, टाइम लगता है उसमें। हर कोई किताब का साइज़ देख के ही नहीं घुसता उसके अंदर, हर कोई एग्जाम की साइज़ देख के ही नहीं जाता, अरे रहने दो हम तो कहाँ आईएएस बनेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो, पटवारी की तैयारी कर सकते हो, अगर आप स्टेट लेवल के, अगर आप पीएससी की तैयारी कर सकते हो, अगर आप पुलिस की तैयारी कर सकते हो, अगर आप स्कूल टीचर की तैयारी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। फिर आप आईएएस की भी कर सकते हो, फिर आप एनडीसीडीज की भी कर सकते हो, क्योंकि वही किताब है, वही फैक्ट्स हैं, उनका थोड़ा सा इलाबोरेटिव हो जाएगा। अपनी सोच बदलिए, एटीट्यूड को मजबूत कर लीजिए। मैं आपको थोड़ी देर में एक ऐसा क्लिप दिखाऊंगा, आपकी सोच बदल देगी वो। कि देखिए, ये है राजेश कुमार। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बिकॉज वो हमने थोड़ा स्प्रेड किया, पर मोटी मोटी बात समझिए। कंपटीशन मास्टर क्रैक 35 एग्जाम्स, 35 गवर्नमेंट के एग्जाम क्लियर कर लिए एक साल में, क्योंकि ब्रेन साइंस को यूज किया और 35 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करके दिखाए राजेश कुमार जी ने ब्रेन साइंस की मदद से, जिसमें आईएएस प्री भी शामिल था। और एक गजब की बात यह कि वो पेशे से बिजनेसमैन है, उनको जॉब चाहिए नहीं थी, केवल आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए, कि एक साल में एक यूनिक पब्लिकेशन की बुक को ब्रेन साइंस से पढ़ा, एक जीके की किताब को पढ़ा, विजुअलाइज करके, टेक्निक करके उसको रिटेन किया, सीधा एग्जाम देने गए कि क्या होता है। कमाल रिजल्ट आया, जब खुद ही चक्कर आ गया, अरे सारे क्लियर। जो इनकी एज के हिसाब से एलिजिबल एग्जाम्स थे उनमें बैठे 35। सीडीएस भी था उसके अंदर, आईएएस प्री भी था उसके अंदर, स्टेट लेवल एग्जाम भी थे, एसएससी भी था, बैंक पीओ भी था, जो पॉसिबल थे उनमें बैठे, क्लियर कर लिए। अब सोचिए दोस्तों, इन्हें नौकरी नहीं चाहिए तो 35 एग्जाम क्लियर कर लिए, अपने को तो चाहिए। हमें तो वास्तव में हमारा लक्ष्य है, हमें तो एक एग्जाम क्लियर करना है। तो दोस्तों, ब्रेन साइंस बहुत पावरफुल चीज़ है। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड और ब्रेन साइंस की साइंस मिल जाए तो आप इस लाखों लोगों कॉम्पिटिशन से अलग हो जाओगे, पहली बार में क्रैक कर लोगे। टॉपिक पे वापस आते हैं। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो समझते हैं, तो समझने का काम लेफ्ट ब्रेन कर रहा होता है। उसके बाद में उसे याद करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए राइट ब्रेन का सपोर्ट चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई करते वक्त हम कोई क्रिएटिविटी नहीं करते। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, कभी खेला होगा आपने, तो उसमें भी तो अलग अलग लेवल आते हैं। एक लेवल क्लियर करोगे दूसरा आएगा, दूसरा क्लियर करोगे तीसरा आएगा। डायरेक्ट कभी कोई बड़ा लेवल नहीं आता उसके अंदर। यानी आपको वीडियो गेम को समझना भी है, उसकी मास्टरी भी करनी है, तभी लेवल क्लियर होंगे। उसमें मज़ा भी आता है और कर भी लेते हैं। कोई ट्यूशन नहीं जाते, कोई कोचिंग नहीं जाते, कोई गाइड नहीं पढ़ते, कोई उसका क्रैक नहीं ढूंढते, खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ ब्रेन क्रिएटिवली यूज हो रहा होता है। दुनिया के जितने भी आविष्कार हैं वो तभी हो पाए जब लॉजिक भी इस्तेमाल हुआ और क्रिएटिविटी भी। हर आविष्कारक ने पहले क्रिएटिविटी से इमेजिन किया कि क्या आविष्कार करना है, किसकी ज़रूरत है, कैसे हो पाएगा, वो क्या बनेगा, वो विजुअलाइज किया। उसके बाद उसके लॉजिक ढूंढ के, उसका साइंस ढूंढ के उसको इन्वेंट कर दिया। हर एक आविष्कारक क्रिएटिवली लॉजिकल पर्सन है। दुनिया के सारे 1% लोग जो सुपर सक्सेसफुल हैं वो क्रिएटिवली लॉजिकल हैं। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली क्रिएटिविटी करते हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका एग्जाम, आपकी पढ़ाई, क्रिएटिविटी करो दोस्तों, और वो क्रिएटिविटी ब्रेन साइंस आपको देगी। तो लेफ्ट ब्रेन की लॉजिक और राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी को मिला दें तो बनता है लेफ्ट प्लस राइट एक्सटेंडेड ब्रेन पावर। और अगर लेफ्ट और राइट को अलग अलग कर दें, यानी कि लेफ्ट ब्रेन यूज किए जा रहे हो, रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, समझ रहे हो, फिर भूल रहे हो, तो इसका मतलब राइट ब्रेन यूज ही नहीं हो रहा है। तो ये कहलाता है लेफ्ट माइनस राइट, यानी आप आधी ब्रेन की ताकत तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, जबकि राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तभी तो दुनिया के अंदर जो पढ़ाई है उसका महत्व 10% है और बाकी 90% इंसान की पर्सनैलिटी, बिहेवियर, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड है। तो उसको समझते हैं अच्छे से। तो हमने यहाँ पर अब देखना है, हमारा जो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले ब्रेन को समझेंगे फिर ब्रेन साइंस को समझेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं दोस्तों। लेफ्ट और राइट ब्रेन मैंने बताया था, लेफ्ट के अलग अलग फंक्शन है, राइट के अलग अलग फंक्शन है। मोटी मोटी बात जो आपके हिसाब से रखी वो रखी कि हमें लॉजिक यानी समझना है,
क्यों और कैसे, और उसके बाद याद करने के लिए कौन कहाँ कब क्या, इस पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करना है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, तो समझ लो ये फैक्चुअल है। इसके लिए मुझे टेक्निक यूज करना पड़ेगा, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर क्यों और कैसे आ रहा है तो समझ लो कि विजुअलाइज तो उसको भी करना है, लेकिन ये ऑलरेडी समझने वाली चीज़ है। जैसे मैथ्स है या फिर इंग्लिश में ग्रामर है, तो जैसे इंग्लिश की ग्रामर है वो क्या हुआ, लॉजिक, और इंग्लिश के वर्ड मीनिंग है वो क्या हुआ, फैक्ट। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट बनाना है हमको। ये दो पार्ट है हमारे। तो लेफ्ट प्लस राइट मतलब लेफ्ट और राइट क्रिएटिवली लॉजिकल बनना है। तो अभी आपको अगर एग्जाम पहली बार में क्लियर करना है तो पहला लेसन हुआ आई नीड टू बी क्रिएटिवली लॉजिकल, यानी मुझे क्रिएटिविटी, इमोशन, विजुअलाइजेशन को लॉजिक के साथ यूज करना है, और ये एक्सपेंडेड ब्रेन पावर बन जाएगी। आप सबसे पहले हमने कहा था 5 मेथड हम सीखेंगे। तो पहला मेथड हम सीख रहे हैं, ये हमारा बेस है, इसका नाम है MRSC IAS, मिस्टर सुरेश चंद्र IAS। मेरे फादर का नाम सुरेश चंद्र है, तो मैंने रखा मिस्टर SC IAS। उनका कैडर जब वो जॉब में थे IAS लेवल का था, तो उनसे एक फॉर्मूला अपन ने बनाया। अब इस फॉर्मूले से जानते हैं कि बेसिक पढ़ाई कैसी होनी चाहिए आपकी, राइट। इसमें पहला M का मतलब है निमोनिक्स, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई करते वक्त निमोनिक्स को यूज करना है। कई सारे यूट्यूब चैनल और कई सारे कोचिंग सेंटर्स एब्रीविएशन मेथड या किसी भी सेंटेंस को बना करके क्वेश्चन के पहले पहले लेटर को लेकर सेंटेंस बनाने को ही निमोनिक मान लेते हैं। वो निमोनिक नहीं है, वो ऑडियो मेमोरी है। निमोनिक के अंदर विजुअल होना जरूरी है, आर्टिफिशियल एड टू मेमोरी। हालांकि एब्रीविएशन मेथड को भी निमोनिक का एक बेस मेथड माना गया है, लेकिन विजुअल सपोर्ट, जो आपका राइट ब्रेन है वो विजुअलाइजेशन करता है, अगर उसको सपोर्ट नहीं आएगा तो वो कंप्लीट निमोनिक नहीं होगा। जैसे कि कई मैंने देखा था यूट्यूब चैनल पे कोई सज्जन सिखा रहे थे केक गया गुम, के से केरल, क से कर्नाटक, ग से गोवा, गु से गुजरात, म से महाराष्ट्र, ये कोस्टल एरिया के स्टेट है, मान गया। लेकिन ये एक सेंटेंस हुआ, इसके अंदर ये याद रखना पड़ेगा कि के से केरल है और दूसरे के से कर्नाटक है, ग से गुजरात है। अब मान लो ये क ख ग घ या ABCD या ये जो है लेटर, ऐसे सब में लगाने लग जाएंगे तो हजारों तो सेंटेंस बन जाएंगे, और उसमें यह भी ध्यान नहीं रहेगा कि किस के का कहां पर क्या मतलब है। ये होता है ना आपके साथ में, क्योंकि वहां पर आपने विजुअल का सपोर्ट नहीं लिया। ब्रेन विजुअल में सबसे कम कंफ्यूज होता है या लगभग कंफ्यूज नहीं होता है, बाकी सब जगह कंफ्यूज होता है ब्रेन। अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो तो विजुअल सबसे बेस्ट तरीका है। वहां पर आपने हजारों मूवीज देखी, शाहरुख खान को आपने 25 मूवी में देख लिया, पर आप कंफ्यूज नहीं होते कि ये वाला शाहरुख खान कौन सी मूवी का सीन का है। ये विजुअल की पावर है। तो ऑडियो ठीक है, पर मात क्यों खा जाते हैं बच्चे इतना होने के बावजूद भी कि कितने सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस की किताब बन जाती है फिर, और हर सेंटेंस में भी अ ब स द का ख यही तो है, तो कैसे मालूम पड़े कि इसके अंदर इस वाले क्या का ये मतलब है। विजुअल नहीं है, इसलिए उसका एक बढ़िया क्रैक आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले निमोनिक्स, यानी कि आर्टिफिशियल एड टू मेमोरी, साइंस ऑफ रिकलेक्शन। यानी आपको ये नोट करना है कि आज से जब मैं तैयारी करूंगा तो जब भी याद करने की बात आएगी, रिवीजन करने की बात आएगी, तो मैं रटूंगा नहीं, दोहराऊंगा नहीं, बल्कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करूंगा जिसके अंदर निमोनिक को यूज करूंगा। क्या मैं ये कर रहा हूं, एक चेक पोस्ट बना लो, आप एक पूरी चेकलिस्ट बना लो कि भैया मेरा लेफ्ट और राइट क्रिएटिवली लॉजिकल में हूं या नहीं, मेरा एटीट्यूड वगैरह ओके है या नहीं, मैं साइंटिफिक तरीके यूज कर रहा हूं या नहीं, मैं मेथड को यूज कर रहा हूं या नहीं, मैं निमोनिक को यूज कर रहा हूं या नहीं। जैसे कि अपन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के लिए नकल्स को यूज करते हैं, ये एक तरह का निमोनिक है क्योंकि आपने सपोर्ट लिया है। रेनबो, ये जो आप करते हैं ना, जो आप ऑडियो वाला करते हैं, इसको भी एक बेस लेवल का निमोनिक माना है, लेकिन हॉलिस्टिक निमोनिक तब होगा जब इसमें विजुअल्स भी आएंगे। इसके लिए ब्रेन का एक और प्रिंसिपल है जो अभी तक आपने यूज नहीं किया होगा, आपके इंस्टीट्यूट पे भी नहीं बताया होगा, वो है रिडिक्यूल्ड थॉट, अजीबोगरीब सोचना। आपको हिस्ट्री की बाहुबली मूवी, रामायण महाभारत क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों याद रह जाते हैं? क्योंकि उसमें सामान्य से हटके कुछ होता है। रिडिक्यूल्ड थॉट का सिंपल मतलब यह है कि आपके ब्रेन के अंदर एक क्रिएटिविटी छुपी हुई है जिसका आप इस्तेमाल नॉर्मल से हटके सोचने में कर सकते हो। जितने भी आविष्कार हुए हैं फ्रेंड्स, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो रेल का इंजन हो, ये सब जब पहली बार किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया और उसने कभी किसी और से बात करी थी तो उसको लोगों ने रिडिकुलस माना, अजीब माना कि ये नहीं हो सकता। रिडिकुलस थिंकिंग क्रिएटिविटी की निशानी है। एक होता है रियल इमेजिनेशन, जहाँ पर आप हाई लेवल की क्रिएटिविटी करते हो,
और एक होता है आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, जिसके अंदर आप रिडिकुलस थॉट बनाते हो जो मोर और लेस बहुत हद तक पॉसिबल है। जैसे टॉम एंड जेरी का आपको कार्टून अच्छा लगता है, बच्चों को कार्टून पसंद होते हैं, बच्चों को वीडियो गेम पसंद होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, रिडिकुलस थॉट होता है, ऐसा अजीबोगरीब होता है जिससे इंटरेस्ट बढ़ जाता है, गरीब चीज़ें याद भी रहती है। जैसे कि मेले में 10 फीट का आदमी देखा, पूरा मेला याद नहीं आएगा पर वो 10 फीट का आदमी हमेशा याद आएगा। अगर आप मान लीजिए 100 लोगों से मिले, नए लोगों से मिले, मेरे यहाँ आ जाए, अलग अलग लोग आपके सामने हो, सागर, इमरान, रोहन, सोहन, सुनीता, गीता, नलिनी मैम, राजेश, मोहन, सोहन, बहुत सारे नाम आ जाए, आप सबसे मिले, नमस्ते करें, घर जाएं, आपकी मम्मी या पापा पूछे आप गए थे वहाँ कौन कौन आए थे, आपको ध्यान नहीं आएगा। अगले दिन आप किसी से मिलेंगे तो बोलेंगे अरे आपसे कल मिला था ना, क्या नाम था आपका, ऐसा होगा। लेकिन मान लो इन 100 लोगों के बीच में, यानी इन 100 लोगों को आप याद नहीं रख पाएंगे, पक्की बात है, पर इन 100 लोगों के बीच में एक का नाम हो चपड़गंजू, आप बोलो सर आपका नाम, मेरा नाम चपड़गंजू, अब आप इसे भूलोगे नहीं, घर जाके बोलोगे पता नहीं बहुत सारे लोग थे पर एक चपड़गंजू था। अगले दिन आओगे तो हेलो सर चपड़गंजू कैसे हो, कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये डिफरेंट है, रिडिकुलस है। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको हंसी आ रही है, रिडिकुलस थॉट की सबसे अच्छी बात क्या होती है, पहले हंसी आती है, हंसी से इंटरेस्ट आता है, हंसी से दिमाग कूल हो जाता है, हंसी से स्ट्रेस मिट जाता है। कभी भी आप हंसते वक्त स्ट्रेस में नहीं रह सकते और स्ट्रेस में हंस नहीं सकते, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये निमोनिक का बड़ी गजब की चीज़ है जो कि ब्रेन रजिस्टर्स रिडिकुलस बेटर देन रेगुलर। अब देखो मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। इमेजिन करो एक घोड़ा है जो हेलमेट पहन करके रोलर स्केटिंग कर रहा है, ये है आपके ब्रेन की पावर। मैंने बोला और देखो आपके ब्रेन ने कर भी लिया। इमेजिन करो आप एक ऐसी लड़की से मिलते हो जिसके मुंह पे बड़ी चील की चोंच लगी हुई है, हॉर्नबिल बीक लगी हुई है, ये देखो आपके ब्रेन में ऐसा ही पिक्चर आया होगा। कमाल की बात यह है कि आपका ब्रेन भी वही बना रहा है। इमेजिन करो एक गेंडा है, राइनोसोरस है, वो शर्ट और ट्राउजर पहन करके पेड़ से लटका हुआ है, मैं बोलूंगा नहीं उससे पहले आपका ब्रेन बना देगा। इमेजिन करो कि एक एप्पल है आपके घर में, उसको आपने खाने लगे तो मॉन्स्टर बन गया, उस एप्पल के दांत निकल आए, वो आपको खा जाएगा ऐसे। अब एक बात बताओ, इस वाले एप्पल को भूल सकते हो? आपके घर में कोई एप्पल दिखेगा ना, आपको ये एप्पल याद आएगा। ये है रिडिकुलस थिंकिंग की पावर। बट इसको पढ़ाई में यूज कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ाई में यूज करने के लिए आपको छोटी मोटी चीजों के साथ ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम लोग अगर किसी बात को रिडिकुलस करना चाहते हैं तो मैं आपको ABC प्रिंसिपल दे देता हूं। आप किसी भी चीज को ABC कर लो, एक्शन, बिगर और कलरफुल। आपका ब्रेन इन 3 बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है। जो चीज़ एक्शन में होती है जल्दी याद होती है, इसलिए मूवी चित्र से ज़्यादा याद होती है क्योंकि वो एक्शन में होती है। बिगर, जिसका साइज बड़ा होता है, जैसे कि मेले में गए तो आपको बड़ा वाला झूला दिखता है, वो एक्शन में भी है, वो बड़ा भी है और वो कलरफुल भी है, इसलिए जब भी मेले की बात करोगे वो नज़र आ जाता है पहले आपको, वो आपके ब्रेन में बैठ चुका है, राइट। ये जो 3 बातें हैं ये आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। इमेजिन करो आपका हाथ बड़ा हो रहा है, इमेजिन करो कि आपकी शर्ट पे बहुत सारे कलर आ गए, इमेजिन करो कि आप पानी पी लो, पानी में कलर ही कलर आ गए, ये 1 सेकंड में हो जाता है। मतलब ये, इसके लिए किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलना है ब्रेन को। बचपन से ट्रेनिंग ब्रेन ने खुद ही दी है इसकी आपको। तो ये चीज़ जब आप अपने टॉपिक पे करोगे तो आपको आसान लगेगा वो टॉपिक। अब आता है साइंस ऑफ पॉजिटिविटी, मिस्टर SCIS का S। हमेशा पॉजिटिव रहना। मैं इस पर ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, बस ये बताऊंगा पढ़ाई करते वक्त आपको अपने आप से कहना है ये मुझसे हो जाएगा, आई विल डू इट। आई कैन भी नहीं, आई विल डू इट। मेरे पास इतने टेक्निक है, टूल है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे बाहुबली मूवी में क्या देखा आपने, बाहुबली मूवी से ये सीखा कि भाई जो योद्धा होता है वो ट्रेनिंग लेता है, उसके पास हथियार बहुत होते हैं, उसको कई तरह की लड़ाइयाँ लड़नी आती है, उसको हर तरह का हथियार चलाना आता है, उसको लड़ाई से डर नहीं लगता, बल्कि वो युद्ध का वेट करता है कि मैं दिखाऊं, देखो मैं कितने लोगों को जीत सकता हूँ। ये योद्धा की खासियत है, वो डरता नहीं है युद्ध से। युद्ध से कौन डरता है? जो लड़ना नहीं जानता, जिसके पास हथियार नहीं है, जिसको लगता है कि मैं पट जाऊंगा, मर जाऊंगा। WWF के लोग देखे हैं आपने, वर्ल्ड रेसलिंग वाले, वो अंदर घुसने, रिंग में घुसने की कोशिश करते हैं, खली है, अंडरटेकर है, चल जाऊंगा, मारूंगा, लड़ूंगा। लेकिन अगर मान लो भीड़ में से किसी को उठा के बोलो तू लड़, वो डर जाएगा, अरे भैया मुझे कहा भैया कचूमर बना देंगे। क्यों? वो लड़ने का सीख चुके हैं, वो पॉजिटिव हैं, उनके पास टूल्स हैं। और जो दूसरा बंदा है वो पॉजिटिव नहीं है क्योंकि उसके पास टूल्स नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। तो साइंस ऑफ पॉजिटिविटी बोलती है कि सबसे पहले अपने आप से कहें आई विल डू इट, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ले। वो जो शक्ति मैंने आपको बताया था, यही वो साइंस ऑफ पॉजिटिविटी, यानी पॉजिटिव रहे पहले आप, और पॉजिटिव रहते रहते स्किल्स को भी डेवलप करें।
युद्ध से कौन डरेगा? जो लड़ना नहीं जाएगा, जो जान जाएगा वो नहीं डरेगा। उसके बावजूद भी ये तो पता है कि युद्ध में रिस्क है, लेकिन वो पॉजिटिविटी, उनको जो विल है। एक आदमी की बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग के अंदर एक बंदे ने मारा, दूसरा नीचे गिर गया, तो जो नीचे गिरा है उसकी स्किल्स कम है, तभी जिसने मारा है उसने उसको गिरा दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद खेल पलट जाता है, वो नीचे वाला थोड़ी देर में वापस उठता है और उसको चित्त कर देता है। ये जो वापस उठ रहा है ना, वो उसकी विल है। स्किल से भी ज्यादा काम करती है विल, कि जब जिद होती है कि नहीं ये तो मुझे जीतना ही है, आईएएस तो मुझे बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस किताब को क्रैक कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हजारों क्वेश्चन कर डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बुक को टेक्निक से और अपनी विल पावर से अपने ब्रेन में बिठा लूंगा और एग्जाम मेरे लिए बच्चों का खेल है। बस ये पॉजिटिविटी आपको पहले ही बार में उसको जिता देगी। आपको मिस्टर एससी आईएएस का सी मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये हमारा अगला टेक्निक है जो ज़रूरी है लाइफ के लिए, कि जब हम एकाग्र होते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमें अच्छी लर्निंग होती है। कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हमने नोटिस किया कि पढ़ाई करते वक्त हमारा कॉन्सेंट्रेशन टूटता फूटता रहता है। थोड़ा सा भी साउंड किसी का आ जाए, आवाज़ आ जाए, कुछ और कहीं ध्यान चला जाए, जल्दी टूट जाता है। बच्चे पढ़ने बैठते, थोड़ी सी आवाज़ से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन वही कॉन्सेंट्रेशन मूवी देखने में, टीवी देखने में, कार्टून देखने में अपने आप कैसे मेंटेन हो जाता है। अगर आप अपना कोई फेवरेट वीडियो गेम खेल रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो आपको दूसरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है अपने आप ही। आप शादी में जाते हैं, चारों तरफ ढोल बाजे बज रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आप उस आदमी से बात कर लेते हैं जिससे करना चाहते हैं, उसकी आवाज़ आपको आ जाएगी, आपको उसकी आ जाएगी, बाकी हट जाएगी आवाज़ें वही है, पर आपका ब्रेन उनको रिजेक्ट कर रहा है। कैसे हो रहा है? यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इज नेवर वीक और स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंटरेस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन आर बेस्ट फ्रेंड। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन तब होगा जब इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपके एग्जाम में इंटरेस्ट, देखो पैशन से जिद कर लिया आपने मुझे आईएएस बनना है, तो यानी आईएएस बनने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट है। पर क्या आईएएस बनने की तैयारी में आपको अपना एग्जाम क्लियर करना, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपका किसमें इंटरेस्ट है? एग्जाम क्लियर करने के बाद जो आप बनोगे, उससे आपको जो ताकत मिलेगी, जो पावर्स मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, जो नाम शोहरत मिलेगी, उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन उस तक बनने के लिए जो तैयारी के लिए जो किताबें हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो पढ़ाई है, जो कंटेंट है, क्या उसमें इंटरेस्ट है? तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। तो पहला जरूरी है कॉन्सेंट्रेशन, इंटरेस्ट पैदा कैसे करें भैया? इसी के लिए दिया था मैंने रिडिकुलस थॉट, और मैं आपको शॉर्ट टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इंटरेस्ट बोरिंग से बोरिंग टॉपिक में भी डेवलप करना सीख जाएंगे। इंटरेस्ट को अपनी पढ़ाई में लाने के लिए एक अच्छा तरीका है इमेजिनेशन, यानी पढ़ते वक्त आप इमेजिन करें। इमेजिनेशन ब्रेन की, हमारे जो इंसानी दिमाग की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। मान लो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं होती तो क्या मर थोड़े जाते, फिर भी ब्रेन कुछ ना कुछ याद करता। आपको अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई से ज़्यादा बातें याद हैं जो पढ़ाई से अलग है, क्योंकि वो विजुअल है, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है हमारी। इसलिए हमें, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आपको कोई देखा है, नाम याद नहीं आ रहा। देखा है याद क्यों आ गया? क्योंकि चेहरा देखा था, फोटोग्राफिक मेमोरी थी। नाम क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि नाम सुना था, नाम देखा नहीं था, इसलिए वो याद नहीं आ रहा। तो हमारी बेसिक मेमोरी ऑडियो मेमोरी से 20 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है फोटोग्राफिक मेमोरी हमारी, जो ऑलरेडी हमारे भगवान ने दी है। यानी आप किताब पढ़ने समझने के साथ साथ उसको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं तो वो पिक्चर में बदल जाती है। और अगर वो रिडिकुलस हो जाए, जैसे कि इमेजिनेशन कितना पावरफुल है, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आई एम श्योर आप कह रहे हैं खरगोश, ये क्या दिख रहा है आपको? बंदर। ये क्या दिख रहा है आपको? डॉगी। ये हुआ आपका इमेजिनेशन, जो आप कुछ भी सोच सकते हो। और लॉजिकली मैं पूछूं तो क्या है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन बोलेगा ये सब बादल है, उनके शेप से हैं ये। तो लॉजिक अपनी जगह पर है, पर इमेजिनेशन उसको सपोर्ट करता है स्टोर करने में। ब्रेन की इमेंस पावर है इमेजिनेशन की, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अगर आप पढ़ाई करने में रटना छोड़ करके, बार बार दोहराना छोड़ करके उसको इमेजिन करना शुरू करें। और उसके बाद जब आप इमेजिन कर लेते हैं तो अगला टॉपिक आता है एसोसिएशन। मैं समझाता हूं। घर में कई चीजें जो दिखती हैं, जो इमेजिन्ड होती हैं, जो विजुअल होती है, वो भी कई बार मिलती नहीं है। इमेजिनेशन करने के बाद हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फोटोग्राफ्स हो जाती है, उनको आपस में जोड़ेंगे तो मूवी बनेगी, वरना वो फोटोग्राफ्स भी नहीं मिलेगी। एग्जांपल देता हूं, पेन खो गया, चाबी खो गई, सॉक्स एक मिल रहा दूसरा नहीं मिल रहा, घर में कोई ना कोई हम पे चिल्ला रहा होता है, इतनी बार स्केच पेन दिला दिए, कहाँ जाते हैं तुम्हारे, हर बार पेन नया लेके आते हो, कहाँ रख दिया पिछला वाला, अरे वो चेकबुक कहाँ चली गई, तुम्हारे डॉक्यूमेंट तुम ध्यान रखो ना, परसों रखे थे तुमने टेबल के ऊपर, अब तुम्हें मिल नहीं रहा है। कई चीज़ें जो ज़रूरी होती है टाइम पे नहीं मिलती है, जबकि विजुअली हमने उसको देखा है। तो विजुअल होने के बावजूद भी रिकलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि विजुअलाइजेशन के बाद ज़रूरी है एसोसिएशन।
यानी उन विजुअल को आपस में लिंक करना, आपस में जोड़ना। जैसे ट्रेन के इंजन में पावर होती है, सारे डब्बों में वही लोकोमोटिव पावर कब आ जाती है, जब सारे डब्बे इंजन से जोड़ दिए जाते हैं। तो आपको वो इंफॉर्मेशन जोड़नी होती है, एंड इट इज कॉल्ड एसोसिएशन। जैसे कि घर में पेन खो गया, चाबी खो गई, सुनते रहते हैं, लेकिन कभी सुना आपने टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं, 1 सेकंड में मिल जाते हैं, क्योंकि आपको वो रखने की जगह आपने बना रखी है। खाने पीने की जगह जो है आपके लिए, खाने पीने की वस्तु है, वो आप कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज इन एसोसिएशन, वो एक एसोसिएशन है रखने का। इसी तरह से कपड़े कहाँ रखते हैं आप? अलमीरा में, तो वो उसका एसोसिएशन है। बर्तन कहाँ रखते हैं आप? किचन में, तो वो उसका एसोसिएशन है। जूते चप्पल क्यों नहीं होते आपके? क्योंकि आपने छुरा एक जूते रखने की जगह बना रखी है। तो जब आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हो, जगह बनाते हो, लिंक करते हो, तो वो नहीं खोता है। आपको 2 काम करने हैं। पहले आपको अपनी पढ़ाई को विजुअल करना है। अभी आपको दिमाग में आ रहा है विजुअल होगा कैसे, वो टेक्निक में आ जाएगा। लेकिन विजुअल करने के बाद में जोड़ना भी है। ये कर लिया तो परमानेंट हो जाएगा, फिर चाहे कितनी बड़ी किताब हो आप कर लोगे। जैसे कि ये कौन सी मूवी का सीन है? आई एम श्योर आप कह रहे हैं ये देवदास का सीन है। ये कौन सी मूवी का सीन है? आप श्योर आप कह रहे हैं ये चक दे इंडिया का सीन है। ये कौन सी मूवी का सीन है? 1 सेकंड में आपके मुंह से निकल रहा होगा अग्निपथ का है। ये कौन सी मूवी का? अभी आपके ब्रेन में आ गया होगा ये तो ओ माय गॉड का है। और ये किसका है? चुलबुल पांडे, दबंग का है। अब देखो, या ऐश्वर्या राय ने या शाहरुख खान ने या अक्षय कुमार में सिर्फ इसी मूवी में काम किया था, या फिर ये सीन क्या मूवी में रोक करके याद करने के लिए बार बार दिखाया गया था? क्या ये उनकी आखिरी मूवी थी? नहीं। पर जब आपका ब्रेन विजुअलाइज्ड फॉर्म में इसको देख रहा था, तो उसकी सीक्वेंस को भी एसोसिएट कर रहा था, जिसकी वजह से ये पूरी चीजें आपके ब्रेन में एक सही जगह पर रखी हुई है। और इस वजह से इन एक्टर्स की कई मूवीज होने के बावजूद भी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे। द पावर ऑफ एसोसिएशन को समझिए दोस्तों। करी कभी पढ़ाई ऐसी, ये बेस नहीं बनाओगे तो इमारत ढह जाएगी। पहले बेस मजबूत करो। जब मैं क्रिकेट बोलता हूं तो आपके ब्रेन में अपने आप ही कोई ना कोई इमेज आ जाती है। ये आपकी पावर है ब्रेन की। जब मैं राम बोलता हूं तो आपके ब्रेन में इमेज आ जाती है। जब कोई इमेज नहीं आती है, जैसे कि मैंने बोला क्रिकेट पिक्चर आ गया आपके ब्रेन में, राम पिक्चर आ गया, अमिताभ बच्चन पिक्चर आ गया। अब मैं कहता हूं प्राथमिकता। क्या बोला मैंने? प्राथमिकता, प्रायोरिटी। ये वर्ड मैंने बोला, वर्ड सुन लिया, मीनिंग भी आ गया, मतलब भी पता है, लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा। इस वर्ड को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। नोट कर लेना इसको। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की पिक्चर नहीं होने की वजह से वो आसानी से याद नहीं होते। जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है वो आप जो ना केक गया गुम, छत पर जा गब्बर मामी, सेंटेंस तो बहुत बना लोगे आप, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। रात रानी जागी होगी आज रोजे बेशानक, अब रट के याद कर लिया। अब इस वजह से आपको ये तो याद हो गया कि रा से राजेंद्र प्रसाद, रा से राधाकृष्णन, ये तो सारे हमारे प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की लिस्ट है। अच्छा सिखाया गुरुजी ने। पर ये सेंटेंस में ता क्या है, रा क्या है, कैसे ध्यान रहेगा? ये सेंटेंस के अंदर विजुअल नहीं आ रहा है कुछ भी। तो जब भी कभी आपका विजुअल नहीं आएगा तो कौन सा ब्रेन मिसिंग हुआ? राइट ब्रेन। राइट ब्रेन गायब है। प्राथमिकता बोला, समझ में तो आ गया, लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन राइट ब्रेन पिक्चर नहीं बना रहा है। पिक्चर नहीं बनाएगा तो स्टोर नहीं कर पाएगा, उसको प्लेस नहीं दे पाएगा, कलेक्शन नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो अगर आपकी पढ़ाई करते वक्त आपको पिक्चर नहीं दिख रहा है तो समझ लो भैया रुक जाओ, ये टिकने वाला नहीं है दिमाग के अंदर। इसके लिए एसोसिएशन का बहुत अच्छा एक्सरसाइज आपको मैं सिखाने वाला हूं। और पहले आज का जो हमारा पहला मेथड है वो कंप्लीट हो गया है, एंड दैट इज मिस्टर SC IAS। क्लियर हो गया आपको? अब इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। जैसे कि छोटी बात क्या सीखी हमने कि भाई कपड़े अलमारी में रखते हैं, किचन में हम बर्तन रखते हैं तो ये नहीं खोते हैं, लेकिन चाबियां खोती रहती है क्योंकि चाबी को कहीं भी रख देते हैं। इसकी भी जगह बना लो, नहीं खोएगी। तो ब्रेन भी ऐसा ही है, इसकी जगह बनानी पड़ेगी। अब इसकी एक्सरसाइज भी है, इसको किसी में दूसरी टॉपिक पे ले लूंगा, बस छोटा सा ले लेते हैं। जैसे कि शू और ट्री, लॉजिकली इनका कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन रिडिकुलसली आपका ब्रेन इसको जोड़ सकता है इस तरह से। तो एक पिक्चर में 2 वर्ड आ गए देखो आपके। इसी तरह से मान लो लॉक एंड स्लीपर, एक पिक्चर देखो, देखी थी ना आपने पिक्चर, तो पिक्चर के अंदर लॉक, जूते को ताला लगा रखा है। देखो एक पिक्चर 2 वर्ड आ गए आपके। इस तरह ये रिडिकुलस थिंकिंग है। एलिफेंट और कार कोई लेना देना नहीं है इनका, लेकिन ब्रेन बना देगा 1 सेकंड के अंदर। एक पिक्चर, दोनों वर्ड कंप्लीट हो गए। हाउस फ्लाइन टंकी 1 सेकंड में बना दिया इसने। आप खुद भी कर सकते हो ऐसा। अब 3 वर्ड ले लेते हैं, वाटर, फिश एंड बल्ब। एक झटके के अंदर एक पिक्चर बनाएंगे ताकि देखने वाला काम से रटना नहीं पड़े। ये देखो, एक बल्ब में पानी, पानी में मछली, बस एक पिक्चर देखा। अब इसकी जरूरत नहीं, ये हो गया बस याद हमेशा के लिए। ये रिडिकुलस भी ऐसा अजीब भी होता है। अब घर का बल्ब देखोगे तो भी ये दिखेगा और तीनों वर्ड याद आ जाएंगे।
टॉर्टोइज कैप एंड रेन, इस तरह से कुछ। तो आप ये बना सकते हो। अब 4 वर्ड का आप बनाओ, चलो कैप, बर्ड, एलिफेंट, क्लाउड, 4 वर्ड एक पिक्चर में डाल दो। तो ब्रेन साइंस का पहला रूल क्या हुआ, वर्ड्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करो और मैक्सिमम पिक्चर को एसोसिएट कर दो। इससे आपको ग्रुप ऑफ पिक्चर एक बार में देखोगे, सारी याद रहेगी आपको। इस तरह से देखो। अब आप इसको देख लो बस, खाली कितना आसान लग रहा है, पढ़ना कितना डिफिकल्ट सा लगता है, ब्रेन रिपल्स करता है, पिक्चर देखना कितना अच्छा लगता है। ये जो कैपेसिटी है ब्रेन की, जो पावर है, इसको यूज करो ना पढ़ाई के अंदर, पिक्चर बना लो। ये जो राइटर्स होते हैं ना, ये मूवीज बना दिन भर ऐसे इमेजिनेशन करते रहते हैं। आप अपनी पढ़ाई का करो ना यार, पहली बार में आईएएस बन जाओगे, पहली बार में इंस्पेक्टर बन जाओगे, पहली बार में एग्जाम क्लियर हो, वो भी सुपर लेवल के, नंबर 1 ही आओगे अपनी मेरिट के अंदर। आपको टेंशन नहीं रही कट ऑफ वट ऑफ क्या जा रही है, आपको पता रहेगा मेरे मार्क्स पूरे आने वाले। हाँ, क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो अलग बात है, बाकी वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वो आया तो गलत नहीं होने वाला। और इसके बाद आता स्लीप मैनेजमेंट। मैंने देखा कई सारे बच्चे आप में से रात को 11-11, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं। ये मत करना उससे। आप ब्रेन को समझिए, आप सोते हो, ब्रेन नहीं सोता है। ब्रेन दिन भर में जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई उसको ऑर्गेनाइज करता है रात को, तभी आपको सुलाता है। वो सुलाने से क्या होता है, आपके सेंसेस ही इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अब वो सुला देगा तो सेंसेस काम करना बंद कर देंगे, यानी कि आपका जो प्राइमरी ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, उसको वो इनएक्टिव कर देगा, सब कॉन्शियस को एक्टिव कर देगा। सब कॉन्शियस क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और सबसे ज्यादा उसको रिसीव करता है, सबसे ज्यादा उसको रिटेन करता है जिसमें कोई विजुअल होता है। तो अगर आप सोने से पहले 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो सोने के बाद उल्टा सुबह उठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या पढ़ा था। लेकिन आप सोने से पहले कोई मूवी देख लो या कोई विजुअलाइज कर लो तो सपने में भी आ जाएगा आपके वो। क्यों, विजुअल्स को सबकॉन्शियस ब्रेन सबसे पहले जगह देता है। तो जब सबसे बड़ी बात तो एक तो रात को जगना नहीं है आपको। अगर आपको मेरिटोरियस बनना है ना, मार्क माय वर्ड, 9 बजे से 5 बजे या 9:30 से 5:30 ये आप पक्का कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 6, बस। इसके बाद आप जगना मत, यानी आपको रात को लेट तक जगना नहीं है, टाइम से सोना, देर तक आपको नींद का नुकसान नहीं करना है। आपको अपने लक्ष्य के अंदर जगना है, पर रात को नहीं जगना है। कैसे करोगे, इसके लिए आपको जो पढ़ाई करनी करो ना। अब आपको लगा कि भाई मेरे को पढ़ाई करते वक्त 8 घंटे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए रात को भी टाइम दे रहा हूं। 8 घंटे में 60 घंटे की पढ़ाई करना सीखो ना यार। क्यों आप 8 घंटे में 4 घंटे की पढ़ाई करके उसको 12 घंटे करके रात को भी उसमें लगा देते हो। रात ऑटोमेटिक रिवीजन है, नींद अपना एक ऑटोमेटिक फंक्शन है आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके जमाने का, जो पूरे दिन में रिसीव किया। देखो तो कोई आदमी सो रहा होता है, उसको आप छुओ, उसको एहसास नहीं होगा, सेंस बंद किया हुआ है ब्रेन ने। उसकी आँख ऐसे खोल दो, कुछ नहीं दिखेगा, उसको सेंस बंद कर रखा है ताकि नई इंफॉर्मेशन नहीं आए, तभी तो पुरानी जमाएगा। अगर आपके घर में बहुत सारा सामान आ गया है, अब आप वो जमा रहे हो और आया जा रहा है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये जमाऊं कि नया को संभालूं। तो पहले आपको दरवाजा बंद करना पड़ेगा, भैया पहले ये करने दे, अभी रोक दे। सेम टू सेम ब्रेन करता है। रात को 8 घंटा उसको पूरा चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन को जिंदगी भर काम में लायक बनाने के लिए वो सबकॉन्शियस ब्रेन में उसको स्टोर करके जमाने की कोशिश करता है। अब आप नींद को कम कर दोगे तो सबकॉन्शियस ब्रेन का खुद का ऑर्गेनाइजिंग टाइम कम हो जाएगा, इंफॉर्मेशन जमेगी नहीं, कंफ्यूजिंग हो जाएगी, हमेशा के लिए कंफ्यूजन बन जाएंगे उसके अंदर। बताइए ना कमाल की बात। रात को आराम से सोना है आपको और अपनी नींद का नुकसान नहीं करना है, बल्कि पढ़ने का तरीका बदलना है। 8 घंटे की नींद से अगर आपने ब्रेन को एक्सरसाइज की है, अच्छे से सो रहे हो आप, तो ब्रेन इतना पावरफुल हो जाता है कि इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिटेन कर लेता है, अच्छे से रिकलेक्ट करना जानता है। अब हमारा आज का दूसरा मेथड अपन ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड PIS, पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम। बहुत देर पहले डिस्कशन था कि ठीक है, आपने कहा इमेजिनेशन करो, आपने कहा विजुअल करो, पर करे कैसे, मतलब वर्ड को विजुअल कैसे किया जाए। तो वर्ड को विजुअल करने के लिए आपको एक मेथड सीखना पड़ेगा, इसका नाम है पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, जिसकी मदद से आप किसी वर्ड के अंदर इमेज क्रिएट कर सकते हो। नॉन पिक्चरफुल वर्ड, अननोन डिफिकल्ट वर्ड को ये आपकी रिडिकुलस थिंकिंग और इमेजिनेशन की पावर को यूज करके पिक्चरफुल बनाता है, क्योंकि हर वर्ड जो आप सुन रहे हो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कोई ना कोई सिमिलर साउंड छुपी हुई है जिसका नॉर्मल पिक्चर आपके आसपास कहीं है। इसके 4 तरीके होते हैं। पहला होता है रिजेंबलेंस, वर्ड को सुना और इमेजिन करो कि क्या इससे मिलता जुलता कुछ वर्ड है क्या, राइट।
फिर आता ब्रेक डाउन। अगर मिलता जुलता नहीं बने तो एक तरीका और है, वर्ड को तोड़ लो बीच में से। जैसे कि रिजेम्बलेंस में अपन लेते हैं पैरट, फैरट। फैरट एक इंग्लिश का वर्ड है, जिससे मिलता जुलता वर्ड क्या हुआ, पैरट हुआ, राइट। ब्रेक डाउन, मान लो एक वर्ड है लैसीट्यूड। अब मान लो इससे मिलता जुलता नहीं आ रहा, लैसीट्यूड का कुछ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ब्रेक डाउन कर लो और वो बन जाएगा LASSI, वहां से तोड़ लो और ट्यूड अलग कर लो। तो पहले जो 5 लेटर है लस्सी, तो उससे आपको लस्सी दिख जाएगा, तो लस्सी आपकी लाइफ का एक विजुअल बन जाएगा। स्लो मोशन, कई बार क्या होता है कि नहीं मिल रहा होता है वर्ड, तो उसको धीरे बोल लो, स्लो मोशन कर लो। जैसे कि एक वर्ड है एब्डिकेट, इसका मतलब होता है छोड़ के जाना। स्लो मोशन में कैसे बोलेंगे इसको, एब्डिकेट, एबडिकेट, एबडिकेट। देखो स्लो मोशन किया तो अपने आप आपके ब्रेन में पिक्चर बना, अ बड़ी कैट, एक बड़ी कैट, तो उस वर्ड के अगेंस्ट पिक्चर मिल गया आपको। सिंबॉलिज्म, कई बार एकदम अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा ब्रेन में तो उस चीज का सिंबल निकाल लो। जैसे कि आगरा बोला मैंने, आगरा बोलते क्या आया ब्रेन में, बोलो जल्दी बोलो, आया ना ताजमहल, ये है सिंबल। आगरा का मतलब ताजमहल नहीं है, आगरा का सिंबल है ताजमहल। आगरा में जब ताजमहल नहीं था तो क्या वो सिटी था नहीं क्या, तो उससे पहले के लोग तो ताजमहल नहीं जानते थे, कुछ और देखते थे, तो अब उसकी स्पेशलिटी बन गया वो। अगर मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो क्या आया ब्रेन में, देखो कंगारू दिख रहे हैं आपको, कैंगरूज वगैरह नजर आ रहे हैं, तो ये उस वहाँ की वो इमेज बन गई एक। तो जब भी कोई चीज़ का कोई स्पेशल इमेज आपके पास में हो, जैसे कि क्रिकेट बोलने पे सचिन दिखा, तो वो सिंबल था उसका, तो ये सिंबॉलिज्म हो गया। ये 4 तरीके जिससे आप किसी भी वर्ड को इमेज में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंगरू। अब मान लो कोई वर्ड है रानीगंज, अब इस रानीगंज में, रानीगंज एक जगह का नाम है इंडिया में, लोग हमें उस जगह की तरह पढ़ते रहते होंगे, और उसकी जगह की फेमस बात यह है कि वहां पर कोयला पाया जाता है। लेकिन देखो ब्रेन साइज कितना कमाल की चीज है, आपको हंसाएगा भी, स्ट्रेस भी कम करेगा, पढ़ाई भी कराएगा। ब्रेक डाउन कर लो, रानीगंज, गंजी, तो रानीगंजी, गंजी रानी एक पुराने जमाने की रानी थी जो गंजी थी। गंजी कैसे हो गई, उसने गरम गरम कोयले सिर पे लग रही थे, तो इससे याद रहेगा आपको कि कोयला पाया जाता है रानीगंज में। तो ये हुआ आपका एक PIS मेथड हुआ आपके लिए। PIS जो बेसिक है वो 2 तरह का होता है, LHS, RHS। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट साइड। मतलब जब भी कभी आपको पढ़ाई करनी है फ्रेंड्स, आप पढ़ाई के अंदर पैराग्राफ होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, पहले उसमें से कीवर्ड्स निकाल लो। कीवर्ड और फिलर वर्ड क्या होते हैं, हर एक टॉपिक के अंदर 2 ही तरह के वर्ड होते हैं। हर थ्योरी में, हर चैप्टर में जब भी कुछ पढ़ोगे सेंटेंस के अंदर 2 तरह के वर्ड होंगे, एक फिलर वर्ड, एक कीवर्ड। दुनिया के सारे सेंटेंस, दुनिया की सारी पढ़ाई, दुनिया की सारी जो थ्योरी है, कोई भी किताब है, उसमें 3 बातें ही होती है, वर्ड, नंबर, पिक्चर। जैसे दुनिया की सारी बिल्डिंग ईंट पत्थर से बनती है, वैसे ही जो चैप्टर है वो वर्ड, नंबर, पिक्चर से बनता है। वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, नंबर से न्यूमेरिक वैल्यू, और पिक्चर्स में डायग्राम वगैरह, ऐसे वो किताब बनती है। तो आप वास्तव में क्या याद कर रहे हो, या तो आप नंबर याद कर रहे हो, या पिक्चर याद कर रहे हो, या फिर वर्ड याद कर रहे हो। सबसे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, फिलर वर्ड और की वर्ड। नोट कर लेना इसको। जैसे एक सेंटेंस है, प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने शासनकाल में प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब इतने बड़े सेंटेंस में कीवर्ड 2 ही है, शाहजहां, ताजमहल, और बाकी सारे फिलर वर्ड है, जिसको आप किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के वापस लिख सकते हो। तो जो सेंटेंस बनाने के लिए फिलर वर्ड होते हैं, उसकी तैयारी तो बचपन में ही कराई गई है हमको, सेंटेंस बनाते कैसे हैं। हमें वास्तव में कीवर्ड याद रखने हैं। MCQ में तो कीवर्ड ही आता है, क्वेश्चन कीवर्ड, आंसर कीवर्ड, राइट। तो कीवर्ड्स पहले निकाल लो आप, और फिर उन कीवर्ड को विजुअल कर लो। तो विजुअल करने के लिए LHS, RHS, सिमिलर कीवर्ड, क्वेश्चन वर्ड को एक तरफ कर लो, आंसर वर्ड को एक तरफ कर लो। ये एक तरीका है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो एक लिस्ट है, अब देखो यहां पर LHS इन्वेंशन और RHS इन्वेंटर। अब देखो इन्वेंशन की बात करें तो टेलीफोन, टाइपराइटर, टेलीस्कोप, रेडियो, स्विमिंग मशीन, लिफ्ट, मोबाइल फोन, सेफ्टी पिन। इसको सीखने के बाद आज आप अपनी लूसेंट की जीके या उपकार किसी भी जीके में से करीब 100 इन्वेंशन इन्वेंटर होते हैं, वो याद कर लेना, और याद करके उसका वीडियो बना के या उसके बारे में मुझे जरूर बताना, राइट। तो LHS में सारे वर्ड कैसे हो गए आपके, ये सारे के सारे वर्ड हो गए आपके विजुअल वर्ड। जैसे मैं कह रहा हूं आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इनके इन्वेंटर देखते हैं। ग्राहम बेल, क्रिस्टोफर शॉल्ज, गैलीलियो, मार्कोनी, एलियास बीहोफ, एलिशा ग्रेव्स ऑटिस, मार्टिन कूपर, वॉल्टर हंट। अब ये देखो, ये बोल रहा हूं, बस सुन रहे हो आप इनको, कोई पिक्चर नहीं बन रहा। टेलीफोन, टाइपराइटर, रेडियो, पिक्चर बन रहा है। तो जो पहले से पिक्चरफुल वर्ड है उनको हमने कहाँ रख दिया,
क्योंकि सब में कॉमन बात क्या है, वो इन्वेंशन है और वो पिक्चरफुल है। ये बेसिक पीआईएस बता रहा हूँ मैं आपको। और जो पिक्चरफुल नहीं है, पिक्चरलेस है, वो इसके इन्वेंटर है। तो आपको डिफिकल्टी यहाँ नहीं हो रही, यहीं हो रही है ना। तो अब इनको पिक्चरफुल बना लेंगे हम। कैसे बनाएंगे? इनके नाम से। टेलीफोन का इन्वेंशन किया ग्राम बेल में, एसोसिएट भी करेंगे, विजुअल भी करेंगे। ग्राम बेल, गरम बेल। टेलीफोन की बेल बजी, वो गर्म हो गया, कान जल गया, याद हो गया। रेडियो मार्कोनी, आपके पास एक रेडियो है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, मार्कोनी स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आपने एक पिक्चर थी, दूसरी नहीं थी, उसको भी पिक्चर बनाया, एसोसिएट कर लिया। जल्दी जल्दी कर ले सारे। टाइपराइटर, क्रिस्टोफर शॉल, क्रिस्टोफर क्राइस्टोफर, जीसस क्राइस्ट को ऑफर कर रहे हैं आप क्या? शॉल होती है ना, शॉल, उसका बना ले पेज शॉल। तो क्रिस्टोफर क्राइस्ट को, भगवान क्राइस्ट को आप ऑफर कर रहे हैं शॉल, कि जीसस क्राइस्ट को शॉल ऑफर किया है। कैसे? उस शॉल को अंदर आपने टाइपराइटर लपेट के रख दिया है। भगवान जीसस क्राइस्ट को जो शॉल आपने दिया, भगवान ने उसमें टाइपराइटर लपेट के रख दिया, क्योंकि टाइपराइटर आजकल यूज नहीं होता, आजकल लैपटॉप आ गए। टेलीस्कोप, गैलीलियो ब्रेक डाउन कर दो। गली में लियो घूम रहा है, लियो यानी शेर, गली में लियो घूम रहा है, क्या कर रहा है? टेलीस्कोप लेके घूम रहा है और आपको ढूंढ रहा है, भूख लग रही है उसको दिख मत जाना। तो टेलीस्कोप लेके गली में लियो घूम रहा है, याद रहेगा, गैलीलियो टेलीस्कोप। रेडियो मार्कनी बता दिया मैंने। स्विमिंग मशीन, एलियास बिहोव, स्विमिंग मशीन सिलाई मशीन, एलियास ए लाश, नाम से दोनों, एलियास ए लाश, एक लाश है, बी होव होम, घर में, एलियास बिहोव, ए लाश भी है होम में, यानी कि एक लाश है घर में। आपके घर में एक लाश है और वो सिलाई मशीन पे सिलाई कर रही है। देखो, अपने खुद को ही सिलाई कर रही होगी, पता नहीं क्या कर रही है, डर के मारे मैं तो जाऊंगा ही नहीं आपके घर पे। तो याद रहेगा आपको ये, हुआ ना रेडिकुलस। लिफ्ट, एलिशा ग्रेव ऑटिस। अब यहां पर अपन लेते हैं ग्रेप ऑटिस, ग्रेप, या फिर आप ग्रेवयार्ड की ग्रेव भी ले सकते हो, और ऑटिस ऑफिस। लिफ्ट कहाँ होती है आमतौर पे? घर में या ऑफिस में? ऑफिस में होती है, तो ऑटिस याद रहेगा आपको। अगर आपको और विजुअल करना है तो इमेजिन करो कि वो जो लिफ्ट है वो ओपन हुई, तो अंदर कोई ग्रेव रखी हुई है या फिर ग्रेप्स रखे हुए हैं, याद रहेगा आपको। अब आता मोबाइल फोन, मार्टिन कूपर, तो मार्टिन, कूपर, कॉपर। आपने जो है मोबाइल फोन को, कॉपर का मोबाइल फोन है आपका मोबाइल फोन कॉपर से बना हुआ, तांबे का मोबाइल फोन है भैया, अच्छा मोबाइल फोन है, इसको यूज किया करो, तांबा अच्छा रहता है सेहत के लिए। और उसके ऊपर मार्टिन, आपने जो मॉर्टिन आता है जिससे मच्छर भाग जाते हैं वो लगा दिया, या फिर आपने मॉर्टिन जला करके उसके ऊपर अपना मोबाइल फोन रख दिया, ताकि मच्छर भी दूर रहे और मोबाइल फोन भी सेफ रहे। सेफ्टी पिन, वॉल्टर हंट, हंटिंग, एक शिकारी है हंटर, वो हंटिंग करने गया, उसने पानी पीने के लिए पानी निकाला, पानी के अंदर से सेफ्टी पिन निकली बहुत सारी, बोला चलो ये भी बढ़िया हो गया, पानी भी पी लूंगा, सेफ्टी पिन भी रख लूंगा। अब मान लो मैं इसको आपके लिए हटा देता हूं। अब बताओ क्या क्या याद रहा आपको? अगर मैं पूछता हूं बताओ टाइपराइटर का इन्वेंशन कौन है? देखो आपके ब्रेन में बोलने से पहले ही आ गया होगा वो टाइपराइटर, शॉल, क्रिस्टोफर शॉल, क्राइस्टोफर, याद आ गया होगा। अगर बताओ रेडियो का इन्वेंशन कौन है? रेडियो मार्कोनी, अरे कौनी मारी थी, याद हो गया। अच्छा बताओ भाई लिफ्ट का इन्वेंटर कौन है? तो देखो आपको याद आ रहा होगा, अच्छा लिफ्ट, ऑटिस, ऑफिस, याद आ गया ना। तो अगर आपको इस तरह से याद आ रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप ऐसे 100 से ज्यादा इन्वेंटर के नाम याद रख पाओगे। अब आता है पीआईएस एडवांस। पीआईएस एडवांस के अंदर जैसे उस वाले एग्जाम्पल में जो टेलीफोन था, रेडियो था, शॉल, ये सब दिख रहा था आपको, लेकिन कई बार ऐसा टॉपिक आता है जहां पर हमारे को जो क्वेश्चन वर्ड है वो भी नहीं दिखता है। जैसे कि मान लीजिए कंट्री कैपिटल्स है, तो कंट्री में सैमोआ एक कंट्री है, वैनुआटू है, बेनिन है, गैबन है, सिशेल्स है, ब्रुनेई है, तो ये कंट्रीज नजर नहीं आ रहे, तो उसमें एडवांस मेथड यूज होगा। आज का टॉपिक नहीं है, पर कैसे आप इनको भी कन्वर्ट करेंगे आई विल टेल यू। इसी तरह से इसका पिक्चर भी बन जाएगा, और ये कहलाता है ग्रुप निमोनिक, यानी एक पिक्चर को 2 मिनट के लिए देखा और ये पूरा का पूरा याद हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए, बुल्गारिया, यूक्रेन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बारबाडोस। अब बुल्गारिया कैपिटल है सोफिया, यूक्रेन की कीव है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है, स्विट्जरलैंड की बर्न है। अब ये सुन तो रहे हैं, याद कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड ऑडियो मेमोरी है, सारे के सारे वर्ड पिक्चरलेस है। तो जब आपका एलएचएस भी पिक्चरलेस है, आरएचएस भी पिक्चरलेस है, तो उसके अंदर एडवांस निमोनिक यूज किया जाता है। इन सब बातों के लिए मैं आपके लिए अपनी एक पर्सनल वेब क्लास लेकर के आ रहा हूं, जिसके लिए आपको जो लिंक है वो आपको तब मिलेगा जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। उसकी एक नॉमिनल सी फीस है, ओनली 999 रुपए में मैं करीब आपको 5 बेसिक मेथड
और इंपॉर्टेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसका पूरा का पूरा यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसको आप स्क्रीन को रोक करके नोट कर लो और इसके बाद आप इस पर व्हाट्सअप कर दो आई एम इंटरेस्टेड। डिटेल्स आपके पास आएगी, फिर मेरी जूम क्लास या गूगल मीट की क्लास में आप इन्वाइटेड होंगे और 5 डेज तक मैं और मेरे एक्सपर्ट ट्रेनर आपको ट्रेन करेंगे आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो चलिए, आपका सेकंड मेथड मैंने आपको बताया अभी, जिसका नाम है PIS एडवांस मेथड। इसी के साथ साथ इसके बहुत सारे यूसेज है। तो इसके बाद अगला मेथड आएगा आपका लिंक मेथड। इस लिंक मेथड के अंदर आप किसी भी टॉपिक को एक सीक्वेंस में जोड़ लोगे। जैसे ये वर्ड्स हैं, इनको आप सीक्वेंस में जोड़ लोगे, इसका एक पिक्चर बना लोगे आप सीधा का सीधा। इसे कहते हैं लिंक मेथड, जिसके अंदर आप उन पिक्चर्स को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर लोगे। आज का टॉपिक नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आप करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी वर्ड्स होते हैं पहले उनको आप PIS से नॉर्मल वर्ड में कन्वर्ट करें, फिर उनको जोड़ते हुए एक स्टोरी तैयार करें, तो इट विल बिकम अ लिंक मेथड। इससे आप जैसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की सीरीज बना लेंगे और पूरी स्टोरी बनाते हुए उस पूरी थ्योरी को एक विजुअल आर्टिफिशियल स्टोरी के तौर पे स्टोर कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको नंबर दिख रहा है, आप इंटरेस्ट ले इसके अंदर, और ये पूरी एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा और इससे काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, राइट। जैसे कई सारी चीज़ें इसके अंदर, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको करवाने वाला हूँ, जैसे एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, या सिक गुरुज होते हैं, या क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स को भी आप जोन वाइज याद कर सकते हैं, या फिर आपकी पढ़ाई का सिलेबस में से बहुत सारे पार्ट, जैसे मुगल डायनेस्टीज वगैरह हैं, ये सब हम यहाँ पर लेने वाले हैं, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, प्लेटफॉर्म मेथड है, अभी हमारा अगला मेथड है प्लेटफॉर्म मेथड। इस मेथड के अंदर आप क्या करेंगे दोस्तों, इस मेथड में आप जहाँ आसपास हैं उस आसपास के एरिया को अपना आंसर बनाएंगे। यानी कि आप कहीं बैठते हैं, दुनिया में कितनी जगह गए हैं आप, उन सबको एक बार सोच के लिख लो एक जगह। उसके बाद उस आसपास के एरिया से आप लगभग 50 पॉइंट्स के आंसर हर एक टॉपिक में डाल सकते हो, ओवरलैप भी कर सकते हैं। बताऊंगा नंबर पर, इस नंबर पे इंक्वायरी करते जाओ और फिर ये सारे मेथड आप कैसे सीखेंगे। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस मास्टर क्लास में, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सपर्ट बनाऊंगा इसका, राइट। तो ये देखिए, इसके बहुत सारे यूजेज हैं और इसके अलावा भी न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 90 तक, हिस्ट्री के डेट्स हैं, या आपके ज्योग्राफी के मैप्स के अंदर कोई स्पेशल, जैसे कि आपको प्लेसिंग करनी होती है, या फिर आपका पेज नंबर से आपको किताब याद करनी है, या आप स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, रेसिप्रोकल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वैलेंसीज, बहुत सारी चीज़ें। तो जहाँ नंबर आ जाते हैं वहाँ पर निमोनिक आ जाता है, जिसके अंदर हार्मनी मेथड है। इसके अंदर आपका हार्मनी के साथ साथ जो है फिगर एंड फीचर मेथड है। अभी मैं यहाँ पर आपको बेसिक बता रहा हूँ और उसके बाद यू विल सी। ये देखिए, पूरी PPT बनी पड़ी है इसकी, और ये पूरी PPT आपकी वर्कशॉप में ट्रेन करते हैं आपको इसके अंदर हम, और अलग अलग मेथड से ये पूरी तैयारी होती है, राइट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब इसको इतनी छोटी मास्टर क्लास में तो समेटना आसान है नहीं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि बहुत सारे मेथड जो आपको सीखने हैं। जैसे कि बड़ा गजब का मेथड है ये लॉन्ग आंसर्स के लिए, सिंबॉलिक मेथड। इसके अंदर आपका चाइल्ड लेबर एक्ट जैसा डिफिकल्ट आंसर भी इंस्टेंटली मेमोराइज होता है, और इससे जुड़े हुए कहाँ टॉपिक आते हैं वो भी आप कर पाते हो। और इसके बाद डायग्राम मेथड आ जाएगा, जिससे आप साइंस के डायग्राम्स कर पाओगे इस तरह से। और फाइनली आपके पास में फोनिक मेथड आ जाएगा, जिससे आप हिस्ट्री के डेट्स या डिफिकल्ट वैल्यूज जो न्यूमेरिक्स में होती है वो कर पाओगे। मेरा एक फेमस वीडियो है जो मैं यहाँ लिंक करके दे रहा हूँ, जिसमें मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ कैसे आप बहुत सारे नंबर एंड डिजिट्स को एक झटके के अंदर याद कर डालते हो। वो मैं आप इस वीडियो के अंदर ही एक लिंक दे रहा हूँ, और यहीं पर आपको देखना है कि देखो किस तरह से बहुत सारी जो हिस्ट्री के डेट्स हैं वो आप आसानी से याद कर सकते हो, और वो भी आप इसके अंदर एक मेथड और यूज करते हो, आप मेथड कॉम्बिनेशन करते हो। तो दोस्तों, आप मैं थोड़ा गजा पचड़ नहीं करूंगा, मैं टॉपिक पे आता हूँ, मतलब की बात पे आता हूँ। ये पूरी प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी प्रेजेंटेशन है, राइट। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था PIS के कितने यूसेज है आपको पता है? मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मतलब आपने PIS स्टार्ट किया था, पर उसके यूसेज देखिए जो आपको MCQs में कई तरह की चीज़ों में काम आ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मिनरल्स ऑफ इंडिया है, पोर्टफोलियो मिनिस्टर है, डेजिग्नेशन है, एब्रीविएशंस हैं, राइट, एंशिएंट पीरियड, डायनेस्टीज, मिनरल्स ऑफ इंडिया, रिवर टाउन, रिवर बैंक के ऊपर सिटीज़ हैं, ग्रेट डेजर्ट। आपकी लगभग ल्यूसेंट की या जीके की अधिकतर बुक्स के मैक्सिमम टॉपिक कवर किए हुए हैं उस फाइनल क्लास में, यानी कि एक्सपर्ट क्लास में। मास्टर क्लास आज हो गई हमारी, एक्सपर्ट क्लास के अंदर इन 5 मेथड का पूरा एक्सप्लेनेशन, डेरिवेटिव मेथड्स, और साथ साथ आप जानेंगे कि कैसे अपने सिलेबस के हिसाब से
क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 3 पार्ट है आपकी। तो मेंटल एबिलिटी है जो है लॉजिकल, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। एक है इंग्लिश और लैंग्वेज, जिसके अंदर आपके 2 पार्ट है, ग्रामर और लॉजिकल है, और उसके लिए थॉमसन मार्टिनेट और रेनन मार्टिन, ये 2 अच्छी किताबें हैं। अपनी उस क्लास के अंदर मैं आपको उन किताब को कैसे पढ़ना है, सीखना कैसे, उसके हिंट दूंगा आपको मैं। और साथ में आती है वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, जहां आपको ब्रेन साइंस काम में आएगा। और तीसरा पार्ट जो वास्ट है वो है जीके जीएस, जो आपको परफेक्ट बनाता है। जीके मेक्स यू परफेक्ट। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ईवीएस आमतौर पे आता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस ले लेंगे आप, और सीए और जनरल फैक्ट्स भी आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाएगी। हिस्ट्री के अंदर क्या आएगा आपका, सबसे पहले तो ओल्ड हिस्ट्री आएगी, उसके बाद एंशिएंट, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी, राइट। इसके फैक्ट्स निकल के आ जाएंगे। तो जो फैक्ट वाला पार्ट है, कौन कहाँ कब गया, उसका टेक्निक अलग है। जो लॉजिक वाला पार्ट है उसका टेक्निक अलग है। ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, उसके अंदर टाइड्स है, ओशनोग्राफी है, यानी ज्वार भाटा है, समुद्र विज्ञान है, फसलें हैं, जलवायु है। इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बहुत ही आसानी से आपको उसका ब्रेकअप बना के करवा दूंगा। फिर आता है पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी के अंदर अगर इंडियन पॉलिटी की बात करो तो भारतीय संविधान आ जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल और उनके बारे में आ जाता है। साथ साथ में अनुच्छेद और संविधान के अनुच्छेद और उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं, वो सब आता है। ये पॉलिटी आपके हाथ में आ जाएगी, जिसमें से अगर आपने मूल अधिकार इत्यादि को करना सीख लिया, यहाँ पर फोनेटिक मेथड बड़ा गजब का काम आता है, राइट। इकोनॉमी, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, जीडीपी, जीएनपी आएंगी, समझने का सब्जेक्ट है, पर जहाँ जहाँ पर फार्मूलाज है, जहाँ पर कोई फैक्ट्स है, उसको याद भी कर लेंगे अपन। और साइंस, उसके 2 पार्ट है, जोलॉजी और बॉटनी, यानी कि बायोलॉजी के अंदर 2 पार्ट है, जोलॉजी, बॉटनी। और इसके अलावा ओवरऑल साइंस में 3 पार्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है। तो ये जो पूरी चीजें हैं, इनका एक ब्रेकअप तैयार कर रहे हैं, जो सिलेबस में आप इस पूरे साइंस को विजुअल करना सीखोगे, एक्सपेरिमेंट भी करोगे, फील भी करोगे, हमारे वीडियो भी देखोगे। और अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं तो कुछ सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस वगैरह कैसे याद करें, उसका टॉपिक रहेगा इस वाली में। और जनरल फैक्ट्स रहेंगे, यानी जनरल अवेयरनेस, जैसे कौन से देश में कौन सा खेल खेला जाता है या कब कौन विजेता रहा, करंट अफेयर्स वगैरह साथ में करेंगे। तो वो क्लास के लिए ये देखो, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है, बस आप इसी वक्त इस नंबर पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी सूचना दे दें और तुरंत आपके पास में उसका रिप्लाई आएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो डिटेल्स आएंगी। इस 5 दिन की हमारी क्लास के अंदर पहला दिन फ्री रखूंगा मैं आपको, और उन 2-3 मेथड जो हमारे यहां पर कवर नहीं हुए हैं, क्योंकि वो उसी क्लास का एजेंडा है, तो वो करके मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक टॉपिक का एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा इन सारे सब्जेक्ट्स का। और उसके बाद 2nd डे से 5th डे अगर आपको बढ़ना है तो आप जो नॉमिनल फीस है वो पे करके विजेता बनने के लिए, जो पहला आपका लक्ष्य के लिए जो डिसीजन होगा कि मैं इस क्लास को कंप्लीट करूंगा और पढ़ाई में यूज करूंगा, वो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, और आप बन सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, तुरंत जुड़ जाए हमारी फाइनल क्लास से, एक्सपर्ट क्लास से, और इसके बाद आप ब्रेन साइंस से अपनी पढ़ाई को साइंटिफिक बनाएंगे। थैंक यू सो मच।